रोज़ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं एक दिन छोड़कर, है ना। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। आसान मत समझना ऐसे क्वेश्चनों को, कई बार क्या होता है ना, जो आप एग्जाम में आप जब टेंशन में होते तो इस तरह के क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं कितनी बार, समझ रहे हो ना। तो निहारिका जो है वो सौरमंडल का भाग नहीं है, मतलब सौरमंडल निहारिका का भाग है। ओके, पहला का आंसर हो जाएगा डी। दूसरा है कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, उनका नाम था कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने पहली बार ये बताया था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र में परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। आकाशगंगा के केंद्र में, हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है, निहारिका, वाइट क्या बोलते हैं उसको, मिल्की वे के जो है हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे। मिल्की वे गैलेक्सी को पूरा चक्कर करने में सूर्य को कितना समय लगता है ये पूछा है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 25 करोड़ वर्ष लगते हैं सूर्य को मिल्की वे का चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में। देखो पृथ्वी चंद्रमा है, चंद्रमा किसका चक्कर काटती है, अर्थ का, अर्थ किसका, सूर्य का, सूर्य किसका, मिल्की वे के चारों तरफ घूमती रहती है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र में परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, तो अभी बताया मैंने 25 करोड़ वर्ष। तीसरा क्वेश्चन। चौथे पर चलते हैं। हमारी अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, बी 88 है। 88 ये उस समय के हिसाब से है। ओके, 88 है। कौन ये घोषित करता है, तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है ये घोषित करता है कितने तारामंडल हैं, कितने तारामंडल नहीं हैं। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं उसको क्या कहा जाता है, उनको सप्तऋषि कहा जाता है। अगर आपको देखना होगा ध्रुव तारा, तो आप देखना ऐसे एक आकार बना रहता है, इसको सप्तऋषि कहते हैं। और सप्तऋषि से सीधे जब इस तरफ देखोगे ना, तो यहाँ पर इस जगह पर आपको ध्रुव तारा दिखेगा, समझ रहे हो ना, उसी को ध्रुव तारा कहा जाता है। ओके, तो जिस तारे मंडल के तारे को ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं तो सप्तऋषि ही है जो ध्रुव तारा की ओर संकेत करता है। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, कौन सा है वो, तो बुध ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है बुध ग्रह। सौरमंडल केवल 2 ग्रह, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। मंगल के 2 तथा नेपच्यून के 14 ज्ञात ग्रह उपग्रह हैं। और सबसे ज़्यादा किसके उपग्रह हैं, तो शनि ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, सैटर्न के। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है जिसका मध्य तापमान लगभग 464 डिग्री से रहता है। समझ रहे हो कितना डिग्री गर्म रहता है ये। इवनिंग स्टार किसको कहा जाता है, तो शुक्र को ही कहा जाता है। भोर का तारा, सांझ का तारा, इन सब को क्या कहा जाता है, शुक्र को ही कहा जाता है। ओके, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह के पास अपना वलय है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना सेकंड लेता है, तो ये लगभग में 8 मिनट का समय लेता है। 8 मिनट में सूर्य से कोई प्रकाश पृथ्वी तक पहुँच जाती है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, तो 365.25 दिन। 365.25 दिन। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और यही 2-5 दिन जो है ये 4 साल में कंप्लीट होकर एक दिन पूरा का निर्माण करती है, जो लीप ईयर का दिन कहलाता है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, 365.25 यानी कि दिन का 1/4 जो है वो ट्रैवल करती है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर। तो जब ये 2-5 जमा होकर 4 साल में पूरा का पूरा एक कंप्लीट दिन का बना देती है तो वो लीप ईयर कहलाता है। पृथ्वी परिक्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है, तो यहाँ पर क्या दिया है कि पृथ्वी विषुवत की रेखा की परिधि 40,090.28 किलोमीटर है। इस दूरी को पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट में तय कर लेती है। अर्थात पृथ्वी परिक्रमण की गति लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटा है परिक्रमा करने की। इस आधार पर प्रति मिनट करीब में 1670 किलोमीटर और 60 मिनट में 1670 डिवाइड को 60 से डिवाइड करेंगे तो 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट में ट्रैवल कर लेती है पृथ्वी। इसमें से कोई सा भी आंसर नहीं होगा। ओके, 27.8 किलोमीटर। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है कहाँ पर, शून्य अक्षांश के आसपास, 23 अक्षांश के आसपास, 50 अक्षांश के आसपास। अक्षांश देशांतर तो जानते होगे ना, या डी दिया है 70 अक्षांश के आसपास। तो कहाँ पर मरुभूमि अधिक होती है, तो कर्क रेखा पर या मकर रेखा पर। 23 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री साउथ के आसपास अधिकतर मरुस्थल पाए जाते हैं। समझ रहे हो ना, मरुस्थल। नॉर्थ साउथ तो समझ में आता होगा, अक्षांश देशांतर पता होना चाहिए।
एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? कोरियोलिस बल किसके कारण उत्पन्न होता है? तो पृथ्वी के घूमने के कारण, पृथ्वी के घूमने के कारण कोरियोलिस बल बनता है, तो पृथ्वी का घूर्णन। और ये विषुवत पर सबसे कम होता है, और ध्रुव पर जब आप जाएंगे तो ध्रुव पर सर्वाधिक होता है कोरियोलिस बल। विषुवत पर कोरियोलिस बल उपस्थिति नहीं होती है, इसलिए कभी भी चक्रवात जो है, साइक्लोन, वो विषुवत पर नहीं आ सकता। विषुवत से ऊपर आएगा या नीचे आएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और कोरियोलिस बल की खोज किसने की थी? तो जीजी कोरियोलिस द्वारा किया गया था, इसीलिए इसका कोरियोलिस बल नाम पड़ गया। बृहस्पति तो पता ही है, अब ये तो नहीं बताऊंगा। सबसे बड़ा बृहस्पति है, फिर शनि ग्रह है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, फिर पृथ्वी आता है, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध, है ना। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस ग्रह का घनत्व तो सबसे कम है? ये इस बार पूछा था बीपीएससी में, 67वीं बीपीएससी में। तो शनि ग्रह का घनत्व तो सबसे कम है, सैटर्न। ओके, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में डैश समय लेता है, तो कितना लेता है? 29.5 वर्ष। पृथ्वी के हिसाब से 29.5 वर्ष का समय लेता है शनि ग्रह सूर्य के चक्कर लगाने में। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितना समय लेता है? तो इसका हो जाएगा 84 वर्ष का समय लेता है यूरेनस सूर्य की एक परिक्रमा करने में। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है, इस बार पूछा था, 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है ये। स्थलीय चट्टान की डेटिंग से, पृथ्वी के आयाम के माप से, पृथ्वी की ऊंचाई और डिप्रेशन की माप से, क्रस्ट द्वारा किए गए परिवर्तन के रिकॉर्ड से। तो 18 का क्या आंसर होने वाला है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बी में क्या था कि पृथ्वी के आयाम के माप से संबंधित है जियोडेसी। जियोडेसी जरूर याद रखना, इस साल पूछा था 67वीं बीपीएससी में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि किसी स्थान का मानक समय निर्धारित होता है? किससे निर्धारित होता है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा से निर्धारित किया जाता है। और ये कहाँ से गुजरती है? ये ग्रीनविच से गुजरती है। प्रधान देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर के नाम से भी जाना जाता है, जो इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरती है। इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। 0 अंश देशांतर पर स्थित इसी रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से भी जाना जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है: यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, माली, टोगो, फ्रांस, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, घाना और आर्कटिक दक्षिणी ध्रुव जो है वहाँ से गुजरती है। यूरोप में ब्रिटेन यहाँ पर है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बीच में इंग्लिश चैनल आता है। फिर अफ्रीका के कुछ देश यहाँ पर पड़ते हैं, तो उनसे होकर ये अटलांटिक महासागर होते हुए दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ से खींची गई है? तो ये प्रशांत महासागर से खींची गई है इंटरनेशनल डेट लाइन। और ये सीधी नहीं है रेखा, ये टेढ़ी मेढ़ी है, ताकि एक देश में डेट कम से कम समान रहे, इसलिए सी होगा। बेरिंग जल संधि जो है, जो अमेरिका के अलास्का भाग को और रूस को अलग करती है, वहीं से खींची गई है। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया ही है अपना, जिसमें हम लोग रहते हैं। इसमें से पूछा है तो एशिया के बाद दूसरे नंबर पर अफ्रीका का नाम आता है, अफ्रीका हो जाएगा आंसर। सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा है, तो देखो यहाँ पर इनमें से पूछा है, तो इसका क्षेत्रफल है ये इतना सारा दिया हुआ है। अमेरिका सबसे पहले अफ्रीका आएगा इनमें से, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। और इससे भी पहले कौन सा आ जाता है? एशिया आ जाता है। तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। एशिया में जाएंगे, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महादेश है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो सबसे अधिक देश हैं अफ्रीका महाद्वीप में। अब एशिया के जो देश हैं वो बड़े बड़े आकार में हैं, अफ्रीका के देश तुलनात्मक रूप से छोटे छोटे हैं, यूरोप में भी छोटे छोटे देश हैं। ओके, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला पूछ रहा है, तो चिली है। चिली को आपने अगर देखा होगा तो एंड्रीज जो है, एंड्रीज की श्रेणी दक्षिणी अमेरिकी में, उसके पश्चिम के तट पर पूरा चिली ऊपर से नीचे तक ऐसे फैला हुआ है। तो इसका जो उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई है वो सबसे ज़्यादा है। निम्नलिखित में किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं? तो द्वीप सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में है, करीब करीब में 17,000 द्वीप हैं यहाँ पर। दूसरे नंबर पर फिलीपींस आता है, जहाँ 7,000 हैं। मालदीव में 1100, क्यूबा में 4,195 द्वीप हैं, छोटे छोटे। अगला है निम्न से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? ये 64वीं बीपीएससी में पूछा था, ये यूपीपीसीएस में भी बहुत जल्दी पूछा है अभी भी। तो बोर्नियो द्वीप है जो सबसे बड़ा है इनमें से, बोर्नियो सबसे बड़ा है। ओके, बोर्नियो के बाद मेडागास्कर, फिर सुमात्रा, फिर ग्रेट ब्रिटेन आ जाता है। निम्नलिखित में कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो जापान है जो भौगोलिक क्षेत्रफल से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है इनमें से।
न्यूजीलैंड, फिलीपींस, क्यूबा, इन सब में से। ओके, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपने देखा होगा जापान की 1, 2, 3, 4 मुख्य द्वीप हैं, होकाइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू, ऐसे ही नाम है। इसमें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप है। होन्शु द्वीप, 4 द्वीप होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु समूह है। उपयुक्त चारों द्वीप में से होन्शु सबसे बड़ा है। जापान की राजधानी टोक्यो भी होन्शु द्वीप पर ही है। 66वीं यूपीएससी प्री का क्वेश्चन है, जरूर याद करके जाना। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो ग्रीनलैंड वैसे तो अमेरिका के बगल में है, बड़ा सा एक बर्फ़ का चट्टान, बर्फ़ ही बर्फ़ है पूरे देश में, वहाँ पर देखोगे अमेरिका के बगल में। लेकिन ये किसका भाग है? तो ये राजनीतिक रूप से डेनमार्क का भाग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डेनमार्क। ओके, आगे चलते हैं। डेनमार्क, ग्रीनलैंड जो है इसका नाम बर्फ़ नहीं है, ग्रीनलैंड नाम है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर कोई पेड़ पौधा नहीं पाया जाता है। महाद्वीप बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? महाद्वीप जो कॉन्फिडेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है ना, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत कि जो भारत और ऑस्ट्रेलिया का महाद्वीप है वो कभी अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ था। पूरी दुनिया जो है वो कभी एक जैसी ही थी। जैसे आप अगर अफ्रीका का मैप देखोगे या दक्षिण अमेरिका का मैप देखो तो दोनों के एक दूसरे में सेट कर सकते हो तुम करीब इलाके, है ना। तो ये सिद्धांत दिया था वेगनर साहब ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि अग्नेय चट्टान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सत्य है, ये पूछा है आपसे, सत्य पूछा है। तो वो पूरा जीवाश्म में बहुत कम होते हैं। इसमें पूरा जीवाश्म जो होता है वो अग्नेय में होता ही नहीं, क्योंकि इसका निर्माण किससे होता है? ज्वालामुखी के लावा से होता है। तो इसमें पूरा जीवाश्म कहाँ से आ जाएगा? वे जल के लिए सारंध्र होती है, बिल्कुल गलत। तो वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होती हैं, बिल्कुल सही है ये। सिलिका की उपस्थिति के कारण इनका क्रिस्टलीय भी होता है और क्रिस्टलीय भी होता है। जो मैग्मा जितनी जल्दी ठंडा हो जाएगा वहाँ पर अक्रिस्टलीय चीज़ उतनी ही कम होगी, है ना। और जहाँ पर मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होगा वहाँ पर क्रिस्टलीय चीज़ें ज़्यादा होंगी, क्रिस्टल मिलते हैं रंग बिरंगे। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? ये पूछा है आपसे। इसका आंसर हो जाएगा ये शैलें अस्तरों में निक्षेपित हैं। अवसादी शैल अस्तरों में निक्षेपित होते हैं। अवसादी शैल में ही कोयला, पेट्रोलियम ये सब पाया जाता है। सेडिमेंट्री रॉक्स जिनको कहा जाता है, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, परतें पाई जाती हैं, किंतु ये रवेदार क्रिस्टल नहीं होते। रवेदार कौन सा होता है? अग्नेय चट्टान रवेदार होते हैं। ओके, निम्नलिखित में कौन सा कथन एस्कर व ड्रमलिन से संबंधित है? 67वीं यूपीएससी का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन से एक, टफ आया था पेपर इस बार। एस्कर क्रूड बोडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं। ये अलग अलग आकृतियाँ होती हैं जो पानी और हवा और जल के द्वारा बनाया जाता है। एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें होती हैं। ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर व मिट्टी के बने होते हैं। अंडे की टोकरी स्थलाकृति एस्कर युक्त इलाकों में की विशेषता है। और चौथा स्टेटमेंट क्या दिया है कि जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4 सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत था। ग्लेशियर या हिम के पिघलने से प्राप्त जलधाराओं द्वारा मलबा के निक्षेप से निर्मित एस्कर लंबे संगरे कटक होते हैं। लंबा सकरा कटक होता है एस्कर जिसके किनारे तीव्र ढाल होते हैं। एस्कर की संरचना बजरी, रेत तथा कंकड़ पत्थर द्वारा बनी होती है। हिमनद के निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूपों में ड्रमलिन गोलास मृतिका द्वारा निर्मित एक प्रकार के ढेर या टीले होते हैं जिनका आकार उल्टी नौका करते हुए उल्टे अंडे के भांति होता है। ड्रमलिन उल्टे अंडे के भांति होता है। ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। ये सभी किससे बनते हैं? एस्कर, ड्रमलिन, ये सब जो ग्लेशियर आगे पीछे होते हैं ना समय के साथ, वहीं पर इन सब का निर्माण होता है ग्लेशियर के आस पड़ोस में। जैसे रेतीली भाग के जो रेत जो होता है, रेत का मैदान, उसके अलग अलग आकृतियाँ होती हैं जिसको बरखान वगैरह सब कहा जाता है ना। जल द्वारा निर्मित अलग अलग आकृतियाँ होती हैं। तो ये ज्योग्राफी का एक टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना है। माउंट एटना क्या है? माउंट एटना एक ज्वालामुखी है। कहाँ पर है ये इटली के सिसिली द्वीप के पास स्थित है। मोना लोआ उदाहरण है किसका? तो मोना लोआ उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, हवाई द्वीप में। प्रशांत महासागर के बीच में है हवाई द्वीप। वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? सुंडा खाई में भारतीय प्लेट के बर्मी प्लेट से आधा गगन वाले लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा 15 मीटर तक खिसक कर होने के कारण इस भूकंप की उत्पत्ति हुई थी। 2004 में भयानक सुनामी आया था इंडोनेशिया, भारत, इन सब जगहों पर। परिणामी सुनामी इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक अधिकेंद्र से लगभग 8500 किलोमीटर की दूरी तटों पर घोर विध्वंस किया था।
गलत पूछा है आपसे। वर्तमान अनुमान के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा। 50 लाख लोग कैसे मर सकते हैं? सी गलत है इसका। 1 से 2 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। समझ रहे हो ना? बहुत देख लो 9.1 तीव्रता का भूकंप आना, समझ रही हो ना? तो भयानक भूकंप था वो, समझ रहे होगा आप लोग। कथन ए, इस शक्तिशाली भूकंप से 1200 किलोमीटर लंबे भ्रंश रेखा 15 मीटर तक का अक्षेपण हुआ था। बहुत भयानक सुनामी आया था। इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। 2004 का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो ये वलित पर्वतों में पाई जाती है। वलित पर्वत जो होते हैं, नवीन वलित पर्वत, जैसे हिमालय है वो वलित पर्वत है ना, तो उसमें पाई जाती है। तो नवीन मोरदार पर्वत को ही नवीन वलित पर्वत कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज है। देखो सबसे लंबी, ऊपर से उत्तर से दक्षिण पूछेगा तो एंडीज है, पूरब से पश्चिम पूछेगा तो माउंट एवरेस्ट आ जाता है। तो एंडीज सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। ओके, एंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर है। कितनी है? 7200 किलोमीटर। रॉकीज पर्वत अमेरिका के ऊपर में है, मतलब उत्तरी अमेरिका के स्थित है, और इसकी लंबाई 4800 किलोमीटर है। हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर है। कोकोस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है? तो ये मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में पाई जाती है। कोकोस प्लेट। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में किस प्रदेश से संबंधित है? तो ये इसका आंसर ई दिया है, रस्ट बाउल। रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। यह लौह उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है। इसमें इलिनियस, इंडियाना, मिशिगन, ओहियो और पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र प्रमुख आता है। इसमें ग्रेट लेक्स प्रदेश, पीटर्सबर्ग प्रदेश आदि शामिल हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। यानी कि ग्रेट लेक्स प्रदेश, अल्बामा, ये सब बोला है, पीटर्सबर्ग भी बोला है। ओके, तो इसका आंसर ए, बी, डी तीनों था, इसलिए हो गया जाए। किलिमंजारो है। किलिमंजारो क्या है? पता होगा, सबको पता होगा क्या है ये एक आग्नेय गिरी है, वोल्केनो पर्वत है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। 5000 मीटर के करीब में इसकी हाइट है। और मैं बताऊं, विषुवत इसके बगल से ही गुजरती है, लेकिन यहाँ पर अफ्रीका में बर्फ पाया जाता है इसकी चोटियों पर। समझ रहे हो ना? विषुवत के बगल में बर्फ है कहीं पर अफ्रीका में। 41 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। गोबी का मरुस्थल है, ये कहाँ है? चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 42 नंबर पर कि जोहानसबर्ग विख्यात है किसके लिए? तो स्वर्ण खनन के लिए जोहानसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में विख्यात है। 43 नंबर है कि इनमें से कौन सा स्थलरुद्ध देश है? स्थलरुद्ध का मतलब क्या होता है? जो किसी भी समुद्र, महासागर इन सब से जुड़ा हुआ ना हो। तो इसमें से हो जाएगा हंगरी। 44 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं। इजराइल किसके किसके साथ सीमा साझा करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। कुछ कुछ देशों का तो सीमा देख के जरूर जाना, क्योंकि हर समय न्यूज़ में रहते हैं। संसार की छत किसको कहा जाता है? तो पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। पामीर के पठार को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। पूर्वी समुद्र के स्वामिनी का नाम क्या है? तो श्रीलंका। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी श्रीलंका को कहा जाता है। देखो पूछा हुआ ऐसे तरह का खतरनाक क्वेश्चन। श्रीलंका विषुवत रेखा से 880 किलोमीटर उत्तर पूर्व उपमहाद्वीपीय दक्षिण पूर्वी भाग स्थित हिंद महासागर द्वीपीय देश है। इसे हिंद महासागर का मोती, द पर्ल ऑफ इंडियन ओशियन और एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका रहता है। कितना भाग पृथ्वी का सतह का? तो 1/2 भाग जो है, 2/3 वो पानी से ढका हुआ है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्र तट पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो उत्तरी ध्रुव है। समझ रहे हो ना? समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान, जो पृथ्वी है चपटी है तो यहाँ केंद्र है, तो सबसे नज़दीक का स्थान कौन सा होगा? उत्तरी ध्रुव ही तो होगा। दक्षिणी ध्रुव तो दिया नहीं है आंसर में। 6400 किलोमीटर लंबाई, 2000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाले एक कटक उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणी के मध्य से गुजरता है। अटलांटिक महासागर देखोगे ना ऐसे, तो इसके बीचों बीच एक कटक गुजरता है। समझ रहे हो ना? उस बीचों बीच समुद्र के अंदर एक पहाड़ की श्रृंखला है, पूरी की पूरी कटक गुजरता है। इसी कटक की अलग अलग चोटियां हैं, उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा है। हिंद महासागर द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिण प्रशांत महासागर द्रोणी में प्रवेश कर जाता है। यह कटक है, कौन सा कटक है? तो ये है मध्य कटक, महासागरीय कटक कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? अटलांटिक कटक नहीं, महासागरीय कटक। कहाँ से शुरू होता है दिखाता हूँ। कटक उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक महासागर द्रोणियों के मध्य से गुजरता है। उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक महासागर जो उसके मध्य से गुजरता है।
हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ अंटार्कटिका बीच से दक्षिण प्रशांत महासागर में ऐसे घूम के ये कहाँ चला जाता है, प्रशांत महासागर में घुस जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इस समुद्र के अंदर के पहाड़ को क्या कहा जाता है, तो इसको मध्य कटक कहा जाता है। इसको जरूर याद रखना। समुद्र के अंदर पूरी की पूरी पहाड़ की श्रृंखला है। अगर पूछेगा पूरे पृथ्वी पर समुद्र सहित कोई सबसे लंबी श्रृंखला कौन सा है, तो वो यही है। ग्लोब के चारों ओर 40,000 मील, लगभग में 64,000 किलोमीटर लंबी है ये कटक। समझ रहे हो ना भाई। यह पृथ्वी की सतह पर अकेला सबसे विशालतम भूगर्भिक लक्षण है। गल्फ स्ट्रीम क्या है, तो गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा है जो कहाँ पर बहता है, तो ये बहती है अमेरिका, जो है अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका उनके बीच में। फ्लोरिडा के धारा और एंटिलीज धारा का जल समाविष्ट करके हेटारस अंतरिक्ष से आगे बढ़ती है, तो वह गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाती है। यह गर्म जलधारा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है। अभी मैंने बताया अमेरिका के पास बहती है। और एक चीज़ इसको याद रखना, जो समुद्री जलधाराएँ हैं उसको ज़रूर देख के जाना। मैप में देख लोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ग्रांड कैनियन क्या है, ये एक खड्ड है जो कहाँ पर है, अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी पर स्थित एक खड्ड है, गॉर्ज। विश्व का बृहत्तम डेल्टा कौन सा है, सबसे बड़ा डेल्टा विश्व में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती है, सुंदरवन के आसपास। फिजी द्वीप अवस्थित है, कहाँ पर है फिजी द्वीप, तो प्रशांत महासागर में है फिजी। यहाँ वानवतु पूर्व टोगा के पश्चिम तथा तुवालू के दक्षिण में स्थित है। प्रशांत महासागर के द्वीप जरूर देख के जाना। द्वीप से क्वेश्चन अधिकांश वहीं से आते हैं क्योंकि वहीं पर छोटे छोटे द्वीप हैं, या फिर मध्य अमेरिकी देशों जो हैं वहाँ पर छोटे छोटे द्वीप हैं। स्वेज नहर जोड़ती है किसको किसको, तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज कनाल के माध्यम से। इसका निर्माण कब किया गया था, 1869 में, सॉरी नीचे भाग गया ये, 1869 में, जिस साल गांधी जी का बर्थडे हुआ था उसी साल निर्माण किया गया था इसका। ओके, और इसकी लंबाई 164 किलोमीटर है। 2015 में इसकी कुल लंबाई कितनी थी, 193 किलोमीटर, बढ़ गया इसकी कुछ लंबाई। जब खनन किया गया था तब 164 किलोमीटर थी। पनामा नहर जोड़ती है किसको, तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक से जोड़ती है, याद रखना इसको। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर और अंध महासागर, अंध को ही अटलांटिक महासागर कहा जाता है। पहले क्या होता था ना कि किसी को अमेरिका के पूर्वी तट से पश्चिमी तट बड़ा कार्गो शिप लेके जाना पड़ता था, उसको पूरा दक्षिण अमेरिका पार करके जाना पड़ता था। इन्होंने क्या किया, मध्य अमेरिकी देश में एक पनामा है जिसके बीच से आर पार एक नहर खोद दी इन्होंने। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधा है, कहाँ से कहाँ तक, मलक्का के द्वारा कहाँ से कहाँ जाते हैं हम, तो हिंद महासागर से चीन सागर में जाते हैं। मलक्का ये सिंगापुर के पास में है, देखना सिंगापुर के पास छोटा सा एक जल संधि है। ओके, सुंडा स्ट्रेच किस द्वीप के समानांतर स्थित है, देखो 67वीं यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ई दिया इन्होंने। क्या हो जाएगा कि सुंडा स्ट्रेच गर्त हिंद महासागर में अवस्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः इंडोनेशिया द्वीप समूह सुमात्रा और जावा द्वीपों के समानांतर है। पहले इस गर्त में जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता था, तो सुमात्रा और जावा दोनों हो जाएगा इसका आंसर, इसलिए इसका आंसर ई देगा। ओजोन परत बताती है क्या, अंटार्कटिक के वायुमंडलीय स्थिति। शनि ग्रह पर की गई एक आधुनिक खोज। ओजोन परत क्या बताती है, तो पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत है जो ओजोन परत के नाम से जानी जाती है। समताप मंडल में उपस्थित होती है ये, और ये हमें अल्फा बीटा गामा किरणें जो होती हैं उनसे रोकती है। वो समझ गए ना, अल्ट्रा वायलेट किरणें जो होती हैं उनसे हमें रोकती है। UVA, UVB और UVC 3 तरीके के होते हैं, इन्हीं से हमें रोकती है, अल्ट्रा वायलेट किरणें से। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है, तो 10 से 20 किलोमीटर पर आपको ओजोन परत मिल जाएगा समताप मंडल में। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। काहिरा किसकी राजधानी है, मिस्र की राजधानी है। ग्रीनविच कहाँ है, ब्रिटेन यहाँ है। तो ब्रिटेन से पूर्व में जो भी आएगा उसका समय ग्रीनविच से आगे होगा, और ब्रिटेन के पश्चिम में जो भी देश आएगा उसका समय ब्रिटेन से पीछे होगा। तो इसीलिए कितना है, 2 घंटा आगे है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। कौन सा देश, तो काहिरा, मिस्र। देखो क्या है, 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट लगता है। 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर, तो 30 डिग्री देशांतर पर 30 गुना 4 यानी कि 120 मिनट लग जाएगा। समझ रहे हो ना, तो 120 मिनट यानी कि 2 घंटा होता है। समझ रहे हो ना, यहीं से तो निकाला है हमने। पृथ्वी जो घूमती है तो 1 देशांतर घूमने में, 1 डिग्री देशांतर घूमने में उसको 4 मिनट का समय लगता है। अब इससे निकाल लो। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, देखो उत्तरी गोलार्ध में कब से होता है सबसे बड़ा दिन, जब उत्तरार्ध होगा सूर्य, है ना, जब अपने यहाँ ग्रीष्म ऋतु पड़ती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु कब पड़ती है, जब अपने यहाँ शीत ऋतु होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर।
22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। उस दिन मकर रेखा पर होता है सूर्य, है ना। 61 का बी हो जाएगा इसका आंसर। महाद्वीप अलग कैसे हुए थे? तो विवर्तनिकी क्रिया से, प्लेट टेक्टोनिक से अलग हुए थे। प्लेट टेक्टोनिक कहा जाता है इनको। ओके, बलन क्रिया किसका परिणाम है? तो बलन क्रिया परिणाम है पर्वत निर्माणकारी बल का। बलन क्रिया के द्वारा ही हिमालय का निर्माण हुआ है। जब भारतीय महाद्वीप भारत और ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और यूरेशियाई प्लेट टकराया तो बीच में जो मिट्टी थी वो दब के ऊंची हो गई और इसीलिए हिमालय का निर्माण कर दिया। समझ रहे हो ना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, पर्वत निर्माणकारी बल। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला इनमें से कौन सी है? तो हिमालय भारत की है। एंडीज कहाँ की है? अमेरिका की है। रॉकीज ये भी अमेरिका की है, ये दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका। आल्प्स जो है ये कहाँ की है? तो ये यूरोप की है। अच्छा बताना, दक्षिणी अल्प्स कहाँ पर पाई जाती है? दक्षिणी अल्प्स पाई जाती है न्यूजीलैंड में, जरूर याद रखना। तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है, तो चीन में मरुस्थल ये अवस्थित है, तकला मकान। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल। इसका आंसर ये हो जाएगा। 67 नंबर है कि निम्नलिखित में किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? डेड सी के साथ भूमि सीमा नहीं है। तो लेबनान का नहीं होगा, क्योंकि लेबनान इजराइल ये है, यहाँ है डेड सी और लेबनान यहाँ है। लेबनान भूमध्य सागर के तट पर बसा हुआ एक देश है जो लगभग तबाह हो गया है। अब इसकी राजधानी बड़ा विस्फोट हुआ था, याद होगा सबको। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय पूछ रहा है, विषुवत के आस पड़ोस के भाग को, तो क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है, पंपास। देखो यहाँ पढ़ देता हूँ। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मध्य अक्षांशीय शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पंपास कहते हैं। इस घास के मैदान का विस्तार अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील के दक्षिणी भागों में है। और प्रेरी कहाँ पर होता है? उत्तरी अमेरिका। और डाउन्स कहाँ पर होता है घास का मैदान? तो ऑस्ट्रेलिया। और अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरी कहा जाता है और पंपास दक्षिणी अमेरिका में होता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी नहीं है। सिडनी एक बड़ा शहर है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है, सबको पता होगा। 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। 19 ईस्ट रिज कहते हैं कटक। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो भूमि ही है सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत। भूमि से ही लवण जाते हैं उसमें, जबकि नदियाँ लवणता को सागर तक पहुँचाने में प्रमुख कारक का काम करती है। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना है? बड़ा ही खराब क्वेश्चन। तो 35 ppt। 1000 ml में 35 ग्राम के लगभग में अरब सागर में आपको नमक मिल जाएगा। निम्नलिखित सागरों से किस में औसत लवणता सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा औसत लवणता है डेड सी में। डेड सी में कोई जाएगा तो डूबेगा नहीं जल्दी। देख लो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? सर्वाधिक लवणता मृत सागर में पाई जाती है तुर्की के वॉन झील में। इससे भी ज़्यादा 330% के लगभग में मृत वहाँ पर पाया जाता है। यानी कि 1000 ग्राम जल लोगे तो उसमें 330 ग्राम के लगभग में तुम्हें लवणता मिलेगा। वहाँ पर कोई आदमी डूबता नहीं है तुर्की के झील में, डेंसिटी ज़्यादा होती है ना, तो इसलिए आदमी नहीं डूबते हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी सबसे बड़ी है दक्षिण अमेरिका की। अगला इसको मैच करना है। रॉटरडैम, पेरिस, बुडापेस्ट, वाशिंगटन ये किस नदी के किनारे है? तो यहाँ पर देखते हैं। रॉटरडैम जो है ये राइन नदी के किनारे है। पेरिस सीन नदी के किनारे है। बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे है। डेन्यूब नदी के किनारे सबसे ज़्यादा राजधानियाँ हैं दुनिया में। वाशिंगटन पोटोमैक नदी के किनारे हैं। देश की अलग अलग राजधानी है डेन्यूब के किनारे। यूरोप से गुजरती है। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाब अल मानदेब जोड़ती है हिंद महासागर और लाल सागर को। और फारस की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो हॉर्मुज जल संधि जोड़ती है फारस की खाड़ी को। और लाल सागर को बाब अल मानदेब जोड़ती है। सुमेलित करना है। अत्यधिक गर्म, अत्यधिक ठंडा, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक सूखा, है ना। तो अब यहाँ पर देखो, इसमें तो पता ही होगा बाकी सबको, तो जल्दी से देख के आगे बढ़ जाते हैं। अत्यधिक गर्म सहारा मरुस्थल, अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका, अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी, अत्यधिक सूखा चिली। किस मिट्टी में केसिक कैपिलरी सबसे अधिक होता है, प्रभावशाली होता है? तो चिकनी मिट्टी में कैपिलरी सबसे अधिक होता है, यानी कि जल धारण करने की क्षमता चिकनी मिट्टी में ज़्यादा होती है, इसको याद रखना। 79 नंबर है कि विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो चीन में सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कुलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो कुलगार्डी में सोना का खान है। कुलगार्डी में ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है। ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसका ये पूरा भाग जो है ये पूरा मरुस्थल ही है। ऑस्ट्रेलिया की बसावट मुख्य रूप से इन भागों में ही है। तो यहाँ पर स्थित एक खान है कुलगार्डी जो सोने की खान है।
ओके, वर्तमान में यह पर्यटकों के बीच माइनिंग घोस्ट टाउन के रूप में प्रसिद्ध है। 1892 में इस क्षेत्र में सोने की खोज की गई थी। निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ था? तो सबसे ज़्यादा चीन अभी आजकल सोना का उत्पादन कर रहा है। चीन में 380 टन, ऑस्ट्रेलिया में 236, रूस में 305, संयुक्त राज्य अमेरिका में 200 टन सोने का उत्पादन हुआ था। विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो भारत है एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक। और भंडारण की दृष्टि से यहाँ पर क्या दिया है, और यहाँ पर पढ़ देता हूँ मैं। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 19 तक के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में उत्पादन करने वाले विश्व के 5 शीर्ष देश इस प्रकार थे। देखो, इनमें से पहला है भारत। वैसे दुनिया में अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? चीन पहला, रूस दूसरा, भारत तीसरा, चौथा कनाडा, पांचवा यूएई। समझ में आ गया ना? तो भारत वैसे कैसे है? वर्ल्ड में तीसरे स्थान पर है, और इस ऑप्शन में पहले स्थान पर है। बड़ा कठिन क्वेश्चन हुआ ये। तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो देखो, तेल का भंडार सबसे ज़्यादा वेनेजुएला के पास है, लेकिन आजकल तो यहाँ पर लोग खाने को भी तरस रहे हैं। 84 नंबर है कि कोयले का सामान्य प्रकार क्या है? तो कोयले का सामान्य प्रकार बिटुमिनस है, जो सबसे ज़्यादा मिलता है। और मैं आपको बता दूं, कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तो सऊदी अरब करता है और यूएसए करता है, अमेरिका। ओके, बिटुमिनस कोयला सबसे सामान्य कोयला है। 85 नंबर पर पहुँच गए हम लोग। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करना। रोज़ 100-200 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करके जाना। एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा, गलतियाँ कम करोगे एग्जाम में। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत में विशुद्धियाँ शामिल होती हैं। तो ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत में शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम, ये सब शामिल होते हैं, वाणिज्यिक स्रोत हैं। समझ रहे हो ना? निम्नलिखित में कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो सबसे बड़ा केंद्र है लंदन है धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र, ब्रिटेन की राजधानी। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। क्यों? क्योंकि मेघीय रात में जो पृथ्वी से दीर्घ किरण निकलती हैं उनको मेघ अवशोषित कर लेता है। आजकल जो उमस वाला मौसम बना होता है वो इसी कारण से। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? विकिरण के कारण। विकिरण को बाहर, पृथ्वी से बाहर जाने ही नहीं देता, ये बादल घेर के फिर पृथ्वी में रख देता है। तो एक चारों तरफ से घिर सा जाता है पृथ्वी, जिसमें हाई टेम्परेचर हो जाता है। बी हो जाएगा, विकिरण के कारण। मानसून का निर्वतन इंगित करता है, यानी कि आकाश साफ हो जाएगा उस समय। बंगाल की खाड़ी में अधिक दबाव बनना शुरू हो जाएगा। स्थल पर तापमान बढ़ने लग जाते हैं। जब बादल छट जाते हैं तो अक्टूबर के आसपास देखोगे प्रचंड गर्मी पड़ती है। समझ रहे हो ना? उसको क्वार की उमस भी कहा जाता है। एनसीईआरटी पढ़ना जरूर, छठी से, ज्योग्राफी का 6ठी से 10वीं तक का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन गोला करके पढ़ना मिनिमम। बड़ा ही कामयाब, बड़ा ही अच्छी चीज़ है वो, पढ़ना जरूर। तो उसी में ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। देखो, लूसेंट पर मैं बीपीएससी के स्टूडेंट्स को जो मैंने देखा है चैनल पर, एक चीज़ उनकी कमी बताता हूँ। कमी सुननी चाहिए, चाहे आप भी मेरी कमी बताते हो कमेंट करके, तो मैं सुनता हूँ ना। कमी सुननी चाहिए। अधिकांश स्टूडेंट क्या करते हैं? लूसेंट पढ़ो, पास हो जाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पास हो जाओ। पता है इनको दिक्कत कहाँ पर आती है? अगर प्रीवियस ईयर से पूछा, लूसेंट से पूछा, तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, 100-120 नंबर तक ले आएंगे। इनको दिक्कत आती है फिर मेंस में, क्योंकि वहाँ पर आपने लूसेंट पढ़ के आप लिख ही नहीं सकते, एक क्वेश्चन भी नहीं लिख पाओगे ढंग से। समझ रहे हो ना? या फिर जैसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा नया हुआ, जैसे इस साल बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं कि 122, 125, 150 नंबर आ रहे थे मेरे, तो बिहार बीपीएससी ने जारी नहीं किया। इस साल 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल नए थे बीपीएससी के लिए, यानी कि टफ पेपर था 67वीं का। पता चल जाएगा 67वीं का री एग्जामिनेशन हो तो उसमें पता चलेगा कि इस बार पेपर टफ कितना आएगा। तो लूसेंट मत पढ़ो, बेसिक से शुरू करो। ये सिविल सर्विसेज की तैयारी कोई 4 दिन की तैयारी नहीं होती है कि आप 2-4 किताबें पढ़ के, या यूट्यूब चैनल वाले जो बताते हैं कि 60 टॉपिक पढ़ लो, 4 किताबें पढ़ लो, पास हो जाओगे। हो ही नहीं सकता। कोई पास हुआ होगा तो झूठ बोल रहा होगा आपके सामने। कैसे पास होते हैं? पहले सिलेबस देखो, किस दिन मैं वीडियो कंप्लीट बना दूंगा इस पर। एनसीईआरटी से शुरू करो। एनसीईआरटी क्यों बोलते हैं यार सब लोग इतना बार पढ़ने के लिए? कभी एक बार उलट के भी तो देखो क्यों बोलते हैं। बेसिक चीज़ें यहीं पर मिलती है, जिसको लोग मिस कर देते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। तो निम्नलिखित में किस युग्म का मिलान सही है? अगले क्वेश्चन पर जाते हैं हम। थोड़ा सा ज़्यादा ज्ञान हो गया। 89 का इसका हो जाएगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र, गरज के साथ वर्षा मध्यम में। यहाँ पर रोज़ ही होता है। विषुवत क्षेत्र में रोज़ टाइम बंधा होता है कि 2 बजे होगा तो 1:59 के बाद बारिश शुरू हो जाएगी। समझ रहे हो ना? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ठंड में वर्षा होती है। मानसूरी क्षेत्र में पूरे साल भर नहीं, कुछ महीने वर्षा होती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में तो वर्षा होती ही नहीं है। तो इसमें कौन सा सही होगा? बी सही होगा।
भूमध्य सागरीय क्षेत्र का यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। यहाँ पर ठंड में वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर रसीले फल खूब पाए जाएंगे। खट्टे मीठे फल जो पाए जाते हैं वो खूब सारे पाए जाएंगे। तो भूमध्य सागर के आस पड़ोस के देश में जैसे ही ज़्यादा फल पाया जाएगा, अंगूर संतरा ये सब पाया जाएगा, तो वहाँ पर वाइन और शराब का कल्चर बढ़ जाता है। समझ रहे हो ना, भूगोल भी जुड़ा होता है हमारे दैनिक जीवन से। 90 नंबर है कि निम्नलिखित में किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ प्रचलित है? पंपाज में। पंपाज कहाँ हो गया? देखो, मध्य चिली, कैप्टाउन दक्षिण अफ्रीका, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया, भूमध्य सागरीय जलवायु कोपेन के अनुसार पाई जाती है, जबकि पंपाज में ये नहीं पाई जाती है। 91 नंबर है कि अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। शिकारी जनजाति होती है ये, और ये जिस झोपड़ी में रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? मोंगुलस। पिग्मीज निवासी है कहाँ के? तो ये अफ्रीका के निवासी हैं पिग्मीज। एस्किमो निवासी हैं कहाँ के? एस्किमो बिल्कुल बर्फ़ वाले एरिया में रहते हैं, कनाडा, मंगोलिया, मलाया, श्रीलंका, तो कनाडा के निवासी है। कनाडा के भी बिल्कुल ठंडे बर्फ़ वाले इलाके में एस्किमो लोग रहते हैं। 94 नंबर है कि एस्पेरांटो क्या है? तो एस्पेरांटो क्या है? विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई कृत्रिम भाषा है एस्पेरांटो। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क हेतु बनाया गया एस्पेरांटो भाषा। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन सा है? तो चीन है सबसे बड़ा उत्पादक। 2020 के आंकड़ों के हिसाब से चीन है पहले स्थान पर, दूसरे पर हम हैं भारत। 96 है कि शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है कहाँ पर पैदा होता है? तो ये चीन में पैदा होता है, चीन में। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना, व्यूज़ बढ़ते तो अच्छा लगता है। निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो ये है ईरान। ईरान में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन होता है। करेवा मिट्टी चाहिए होता है इसके लिए। कौन सा मिट्टी? करेवा, जो क्या होती है? ये हिम जो बर्फ़ होती है उनके पिघलने के कारण जो मिट्टी बन के आती है उसी को करेवा कहते हैं। ईरान में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन होता है। ओके, और जम्मू कश्मीर में, भारत में सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। किश्तवाड़, जम्मू और पंपा, कौन सा पुर है ये? पामपुर। इन इलाकों में केसर का होता है। केसर को लाल सोना भी कहा जाता है, बहुत महंगा मिलता है। 98 है कि पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? पत्थर के कोयला भंडार में तो चीन सबसे अग्रणी है, हार्ड कोल के रूप में। 99 नंबर क्वेश्चन पहुँचे आज हम लोग कि संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो सऊदी अरब करता है। अभी मैंने बताया था 2019 में सबसे ज़्यादा अमेरिका ने किया, उसके बाद रूस ने तेल का उत्पादन किया था। ओके, 100 नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए हैं और यह लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन करता है? तो कजाकिस्तान। कजाकिस्तान करता है यूरेनियम का उत्पादन। कजाकिस्तान की राजधानी जरा कमेंट करके आप बताना मुझे। 101 नंबर क्वेश्चन है कि टिन मिलता है किस में? प्लेसर निक्षेपों में, कायांतरित शैलों में, बी ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन दिया है अल्पशिलिक आग्नेय शैलों में, इन सब में। तो किस में मिलता है? टिन मिलता है प्लेसर निक्षेपों में। मलेशिया जो है वो टिन का बहुत बड़ा निर्यातक देश है, मलेशिया। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखो यहाँ पर क्या लिखा हो। विश्व में प्राप्त होने वाली टिन की 80% मात्रा प्लेसर निक्षेपों से प्राप्त होती है। ये निक्षेप रिवर बेड्स में पाए जाते हैं। अधिकांश प्लेसर निक्षेप दक्षिण पूर्व एशिया में फैले हुए हैं। दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सब में फैले हुए हैं। 2020 इंडियन मिनरल्स ईयर बुक के अनुसार शीर्ष टिन उत्पादक देश क्रमशः चीन, इंडोनेशिया, म्यांमार और पेरू है। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें क्या होता है? मृदा को नुकसान से संरक्षित किया जाता है। मृदा संरक्षण क्या होता है? मृदा को बचाना। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है, वहाँ पर टेरा रोसा बनता है। टेरा रोसा, समझ लो ना। 104 नंबर है कि पृथ्वी के घने डेंस वन अधिकतर मिलते हैं कहाँ? तो सदाबहार वन जिसको कहा जाता है, सदाबहार वन, सदाबहार वन कहते हैं। ये कहाँ पर मिलते हैं? ये विषुवत के आसपास में मिलते हैं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? विषुवतीय क्षेत्र में सदाबहार वन मिलते हैं जो पूरे वर्ष भर एक ही जैसे दिखते हैं, है ना। वो पतझड़ वाले वन उसमें नहीं पाए जाते हैं, पत्ते नहीं गिराते हैं वन। 105 नंबर है कि विश्व में कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो कनाडा। लकड़ी की लुगदियाँ होती हैं, कागज़ होते हैं, इन सब का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? कनाडा है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर मैच करना है आपको। यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, अलग अलग रेल मार्ग दिए हुए हैं दुनिया के, उनको मैच करना है। तो यहाँ पर मैच कर लेते हैं। यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग पेरिस से वारसा तक जाती है। वारसा वियना में है।
यहाँ पर ये वार्सा की वियना नहीं, पोलैंड में है, पोलैंड, मिस्टेक किया मैंने। और ब्यूनर्स आयर्स अर्जेंटीना से वालपेरोज चिली के लिए जाता है ट्रांस इंडियन रेल मार्ग। ओके, ट्रांस साइबेरियन कहाँ से जाता है? सेंट पीटर्सबर्ग से, लेनिनग्राड से मॉस्को के व्लादिवोस्तोक रूस तक। देखो रूस ऐसे फैला हुआ है पूरा, सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ है, अब व्लादिवोस्तोक यहाँ पर है, बिल्कुल पूरब को पश्चिम से मिलाता है रूस में, समझ रहे हो ना। देखना व्लादिवोस्तोक यहाँ पर चीन की सीमा है, यहाँ पर है इसके पास। और ये 9,300 किलोमीटर रेल मार्ग लंबा है, दुनिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है ये, 9,300 किलोमीटर का लंबा रेल मार्ग है। ओरिएंटल एक्सप्रेस पेरिस से इस्तांबुल जाती है, इस्तांबुल हो गया तुर्की में, पेरिस से इस्तांबुल। 107 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा एक पत्तन नगर नहीं है? तो कैनबरा। कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान राजधानी को छोड़कर उपयुक्त सभी जो हैं वो नगर बंदरगाह हैं। टोक्यो, न्यूयॉर्क, लंदन, ये सब नगर बंदरगाह वाले शहर हैं, जबकि कैनबरा बंदरगाह नहीं है। 108 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? कहवा पत्तन किसको बोलते हैं? सेंटोस को। कहाँ है ये? ब्राज़ील के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित समुद्री बंदरगाह है। यहाँ से सर्वाधिक कॉफ़ी का निर्यात किए जाने के कारण विश्व का कहवा पत्तन इसको कहा जाता है। ओके, 109 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि पर्यावरण किससे बनता है? तो पर्यावरण बनता है जीवित घटकों से, अजीवित घटकों जितने होते हैं सबसे, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सारे ही होते हैं। 110 नंबर है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसका कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका 110 का हो जाएगा डी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से है। कुछ ग्रीन हाउस गैसों के नाम अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं या नोट डाउन करके रख सकते हैं, जिससे बाद में पूछता है, क्योंकि हर बार ही पूछता है कि ग्रीन हाउस गैसों निम्न से कौन कौन से हैं। अब हम लोग भारत का भूगोल शुरू कर रहे हैं। विश्व का भूगोल खत्म हो गया, विविध का हिस्सा ज्योग्राफी का खत्म हो गया, भारत का भूगोल यहाँ से शुरू करेंगे। इसमें 165 के करीब में क्वेश्चन है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना। और बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी हम लोग वीडियो चला रहे हैं, जिसमें आपको मेंस के लिए एक दिन छोड़ के मॉडल आंसर सहित कुछ क्वेश्चन डिस्कस करके बताता हूँ। आप आंसर लिख के मुझे भेज सकते हैं। ओके, उसको भी देखना। पहला क्वेश्चन है कि भारत विस्तृत है कहाँ से कहाँ तक? तो इसका आंसर दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत के जो गोलार्ध है, पूरी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत विस्तृत है ना। तो ये हो गया अक्षांश की स्थिति, ये हो गया उत्तर से दक्षिण की स्थिति। अब देशांतर देखते हैं। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। 68 से कहाँ तक? 97 डिग्री तक विस्तृत है। ओके, अगला है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी कितना है? 17% लोग भारत में निवास करते हैं। पूरे दुनिया कितना परसेंटेज ज़मीन है हमारे पास? मात्र 2.5% के लगभग में, लेकिन आबादी 17% है 2011 के हिसाब से। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और 17.5% एक्चुअली में 17% दिया। भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय के बीच में अंतर कितना पाया जाता है? तो 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। ओके, 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं हम ग्रीनविच से। ग्रीनविच लंदन से होकर गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। और हमारा कौन सा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है इलाहाबाद के नैनी के पास, वही हमारा टाइम का रेखा है। हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है कहाँ पर है? सुवर्ण रेखा नदी पर है। स्वर्ण रेखा नदी जो है उसी पर हुंड्रू जलप्रपात है। 39 PBSC 1994 में पूछा था, बहुत पहले पूछा था ये, तो चौथा क्वेश्चन था ये। ओके, यह रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 320 फीट 98 मीटर के करीब में है। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन, जिसको K2 भी कहा जाता है। ये ट्रांस हिमालय का भाग है और ये अभी POK में है। पाकिस्तान ने हम पे इस पे ऑक्युपाइड कर लिया है, तो ये अभी पाकिस्तान में पड़ता है। गॉडविन ऑस्टिन हमारे भारत की सर्वोच्च चोटी है। और महान हिमालय के भारत में सबसे ऊँची चोटी कौन सी है? तो वो है कंचनजंगा, जो कहाँ पर पाई जाती है? सिक्किम में पाई जाती है। महान हिमालय बाद में बना है, पहले ट्रांस हिमालय बना था, हिमालय के पीछे वाला भाग। ओके, और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद गॉडविन ऑस्टिन आता है K2 भारत में, फिर कंचनजंगा भारत में, फिर मकालू श्रेणी है नेपाल में। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है, तो 4300 से 6000 मीटर के पूर्व में हिम रेखा होती है। ओके, हिम रेखा किसको कहते हैं? पर्वत की ऊंचाई का वो भाग जहां से सिर्फ आपको बर्फ ही मिलेगा, वही हिम रेखा कहलाती है। ओके, और 5000 से 6000 मीटर होती है। और महान हिमालय के दक्षिणी भाग में 4500 से 6000 मीटर तक पाई जाती है। इस प्रकार हिमालय, पश्चिमी हिमालय की औसत हिमरेखा 5800 मीटर है। पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर के करीब में पाई जाती है।
देखो यहाँ पर क्या दिया है, 4300 जो है ना, अब जैसे हिमालय है तो अपना जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है या अरुणाचल वगैरह का इलाका है, उन सब में जब आप हिमालय के सर्वोच्च चोटी पर ऊपर की तरफ जाओगे तो 4300 मीटर के बाद आपको पूर्वी हिमालय में हिमरेखा मिलने शुरू हो जाते हैं। ओके, यही तो बोला है यहाँ। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्या है, हिमरेखा समझ में आ गया क्या है, वो रेखा जिसके ऊपर सिर्फ बर्फ पाई जाती है किसी भी पहाड़ पर। ट्री लाइन भी होता है इसी तरह वृक्ष की रेखा, वो रेखा जिसके ऊपर पहाड़ पर कोई पेड़ नहीं पाए जाते। हिमालय की ऊंचाई के बारे में बात हो रही है। 7वां है, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है, तो पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है, तो शिवालिक कहलाता है। पर्वत पदीय, पर्वत से जब आप हिमालय से निकलोगे तो छोटी छोटी श्रेणी आपको मिलेंगी, उसको शिवालिक श्रेणी कहते हैं। जैसे बिहार में कौन सा है, सोमेश्वर दून जो है पश्चिमी चंपारण में, वो शिवालिक श्रेणी ही है। शिवालिक का निर्माण सबसे अंत में हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ किस काल में, तो सेनोजोइक काल में हुआ है, सबसे अंत में निर्माण हुआ है। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं कहाँ पर, तो अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत कब निर्मित हुए हैं, तो सेनोजोइक महाकल्प में निर्मित हुए हैं, सेनोजोइक महाकल्प में। छोटा नागपुर पठार क्या है, तो एक अगर गंभीर है। छोटा नागपुर पठार एक अगर गंभीर भाग है। मध्य पश्चिम भाग पर पाट भूमि स्थित है, इसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर है और इस पठार की प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह अगर गंभीर होता है, मतलब बीच से उठा हुआ भाग ऐसे हो गया है, पठारी प्रदेश है। ओके, अगला है कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार कर लेते हैं कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय का पठार दक्कन पठार का ही विस्तार है। बिल्कुल सही है, मेघालय का पठार जो है वो दक्कन का पठार जो है उससे जुड़ा हुआ है। यहाँ मेघालय है, यहाँ पूरा दक्कन है, बीच में इसको को बोलते हैं मालदा गैप, ओके, या गारो गैप कहा जाता है, जो नदियों के निक्षेप के कारण पठार जो हैं वो अंदर चले गए हैं। कश्मीर घाटी की रचना एक सवनती से हुई है। गंगा के मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है, ये भी सही है। चौथा क्या है, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट और चीनी प्लेट, यूरोपीय प्लेट से नहीं, यूरेशियाई प्लेट, चीनी कोई प्लेट ही नहीं है, भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के टकराने से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। तो इसका 1, 2, 3 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है, तो भुवन पहाड़ी जो है वो मेघालय पठार का अंश नहीं है, ये मिजो हिल्स का भाग है। मिजो हिल्स का पूर्वोत्तर पहाड़ी का अंग है। गारो खासी जयंतिया जो है यही है मेघालय पठार का अंश। 13 है कि इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है, तो ये खनिज है आपका टाइटेनियम का। इल्मेनाइट किसका खनिज है, टाइटेनियम का खनिज है। भारत की तटरेखा लंबी है कितनी, तो यहाँ पर दिया है 7516 किलोमीटर के लगभग में भारत की तटरेखा लंबी है, 7516 किलोमीटर के, द्वीपों के साथ, मतलब अंडमान निकोबार लक्षद्वीप सबको मिला के। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश कहलाते हैं, तो उनको सह्याद्री श्रेणी कहा जाता है महाराष्ट्र और कर्नाटक में। ओके, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में सह्याद्री कहा जाता है, इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। केरल में इसको सहाय पर्वतम कहा जाता है। 16 है कि वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, तो वो कौन सा है, इनमें से ई हो जाएगा। यानी कि दिए गए विकल्पों में नाथुला सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। नाथुला की ऊंचाई 14,450 फीट है, जोजिला के 11,578 फीट, रोहतांग दर्रा के 13,044 फीट है, खैबर दर्रा के 3,510 फीट है। परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा यांगजी दीवान है। यहाँ पर पूछा है कि सबसे ऊंचाई में कौन सा है, तो नाथुला ही होगा, लेकिन भारत का अगर पूछेगा आपको तो क्या बताओगे आप, यांगजी दीवान 5,890 मीटर है। ओके, क्वेश्चन में ना पूछा है कि वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, तो इसका आंसर नाथुला होना चाहिए था। अगर भारत का पूछता तो 5,890 मीटर पर यांगजी दीवान दर्रा है। अगर सबसे ऊंचाई पूछेगा तो यहाँ पर यह भी हो सकता है, इसलिए भी इसने ई ऑप्शन दिया। क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पर यह पूछा है कि सबसे वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर है। देखो 5,890 मीटर पर है यांगजी दीवान दर्रा, और नाथुला की ऊंचाई कितनी है, 4,004 ही मीटर है, तो इसलिए इसका आंसर ई दिया है। ओके, अगर ई नहीं दिया रहता तो इनमें से अगर बताना होता तो सी हो जाता, नाथुला दर्रा। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर ई ऑप्शन इसलिए दिया है क्योंकि दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है, तो वो है यांगजी दीवान दर्रा। समझ रहे हो ना, 5,890 मीटर ऊंचाई है इसकी। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में, अरब सागर में लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, प्रवाल भित्ति से बना हुआ लक्षद्वीप है, प्रवाल भित्ति से।
प्रवाल भित्तियाँ जो हैं वो धीरे धीरे इकट्ठा होते होते मरते 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 उनका ऊंचा सब पूरा द्वीप का निर्माण कर देती हैं। प्रवाल भित्ति पढ़ा होगा ज्योग्राफी में आपने। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो लगभग में 36 के करीब में द्वीप हैं। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और वह है कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र का अंग है विदर्भ। नागपुर का जो क्षेत्र है पूर्वी महाराष्ट्र का इलाका, वो विदर्भ का क्षेत्र कहलाता है। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर पानी का अभाव रहता है अक्सर। पर्वत पृष्ठीय प्रदेश है, पर्वत के पीछे का भाग है, पश्चिमी घाट के पीछे का भाग है विदर्भ का प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र इसमें अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। एमपी के बाद अरुणाचल का ही नाम आता है वनों की संख्या में। ओके, देख लो, मध्य प्रदेश है 25%, अरुणाचल है, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र। ये एरिया वाइज है। अगर परसेंटेज निकालोगे तो मिजोरम टॉप पर आ जाता है। निम्नलिखित में किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो नीलगिरी पहाड़ी जो है वहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। यहाँ पर आके ये भारत है, यहाँ पर मिल जाते हैं। और यहाँ पर तीनों राज्य की सीमाएँ हैं, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, तीनों की। ओके, और नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटाई कौन सा है? डेड्डा बेटा है, दोदा बेटा जिसको कहा जाता है, 2636 मीटर ऊंची है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी है तो कार्डेमम पहाड़ी है, जो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी है। भारत का दक्षिणतम पहाड़ी यही है, इसको इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्षेत्रफल के रूप में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र का नाम आ जाएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आ जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्य। 25 है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तो अपना बिहार है, क्षेत्रफल में 12वां राज्य है बिहार। ओके, और पहले 13वां हो गया था, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर को 370 के बाद बांटा गया है तब से फिर 12वां हो गया है। भारत में निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ पर रहते हैं? तो द्रविडियन प्रजाति के लोग दक्षिण भारत में निवास करते हैं। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सब में द्रविडियन प्रजाति के लोग रहते हैं। ओके, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तुलु प्रमुख हैं। निम्नलिखित किस राज्य में जनजातीय समूह की समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो हरियाणा है, जहाँ पर कोई भी एसटी समूह की पहचान नहीं की गई है। भील जाति कहाँ पर पाई जाती है? तो मैंने एक जनजातियों वाला भारत का मैप भेजा था एनसीईआरटी से, चैनल पर आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर, और तो वहाँ पर देखना, वहाँ पर आपको दिख जाएगा, तो वो याद करने में ईजी होता है। तो भील जनजाति कहाँ पर पाई जाती हैं? महाराष्ट्र में। भील जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, राजस्थान के भागों में अधिवासित हैं। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है, ये पूछा है आपसे। भील जनजाति गुजरात में, गद्दी हिमाचल प्रदेश में रहती हैं, कोटा जनजाति तमिलनाडु में रहती हैं, टोडा जनजाति केरल, ये गलत मैच है। टोडा जनजाति है वो भी तमिलनाडु में ही रहती है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है। ओके, तो ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा है, ये जरूर करो इसको। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करना। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा बनती हैं? तो वो मिलती हैं देवप्रयाग में। देवप्रयाग के पास अलकनंदा और भागीरथी मिल जाती हैं, तभी जाके आगे गंगा कहलाती है। ओके, इसको देव प्रयाग कहा जाता है। जहाँ जहाँ पर गंगा में कोई मेजर नदी मिलती है उसको प्रयाग कहा जाता है। प्रयागों का राजा कौन सा है? तो हरिद्वार है, इलाहाबाद है, जहाँ पर सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना मिलती है। भारत में यरलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है इसको। यरलुंग जांगपो, तिब्बत में इसका नाम क्या है? यरलुंग जांगबो। तिब्बत में सांगपो, बंगाल में जमुना भी कहलाती है। भारत में यरलुंग जांगबो जियांग नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसको सांगपो भी कहते हैं और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, जमुना। अगला है कि तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो यहाँ पर ई ऑप्शन दिया है, पढ़ लेते हैं इसको। तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है, यह उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में शिवनाथ, जोग, हसदो, ईब और मांड नदी है। तो महानदी की सहायक नदी है तेल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर के, निम्नलिखित में कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो बताओ कौन कौन सी गिरती हैं। इसमें हो जाएगा दोनों, और ए और बी दोनों। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। 34 नंबर है कि निम्नलिखित गंगा नदी घाटी का कौन सी उपनदी है? ये पूछा है आपसे, उपनदी का नाम पूछा है, तो इसका आंसर ई दिया है। पढ़ लेते हैं कि उत्तरी कोयल झारखंड से बहने वाली एक नदी है, जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। यह सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है। सोन नदी दक्षिणी भाग से गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली यमुना है जो पटना के पास मिलती है। दक्षिणी कोयल नदी झारखंड व उड़ीसा में प्रवाहित होती है। दक्षिणी कोयल नदी उत्तरी कारो नदी के साथ मिलकर कोयल नदी के रूप में प्रवाहित होती है, जो उड़ीसा के राउरकेला के पास शंख नदी से मिलकर ब्राह्मणी नदी के नाम से प्रवाहित होती है। और बराकर नदी दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है।
ओके, जो झारखंड के कोडरमा पहाड़ से निकलकर हाजीपुर से होते हुए दामोदर नदी में मिल जाती है। दामोदर हुगली नदी से मिलती है। इस प्रकार बराकर, उत्तरी कोयल, नदी गाती उपनदियां हैं। तो इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन हो जाएगा, बराकर भी हो जाएगा, उत्तरी कोयल भी हो जाएगा, दक्षिणी कोयल भी हो जाएगा। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार में किस जिले में स्थित है। ये इस बार भी पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पटना। 67वीं बीपीएससी में पूछा था। निम्नलिखित में कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, ये पूछा है आपसे। तो सी, उत्तरकाशी जो है गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। ये गोमुख गंगा जो है, गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख स्थान से निकलती है। तो ये भागीरथी किनारे है। ओके, और देवप्रयाग में भागीरथी, अलकनंदा मिलकर गंगा नदी बनाते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। इसमें से हो जाएगा लेह। लेह को बर्फ का रेगिस्तान भी कहा जाता है। ये बहुत ही सूखा क्षेत्र है, ठंडा शीत रेगिस्तान कहा जाता है। अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनके जलवायु में भिन्नता किस कारण से है, तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। अमृतसर और शिमला एक ही जगह है, लेकिन शिमला ऊंचाई पर स्थित है यहाँ, इसलिए यहाँ पर अधिक ठंडी रहती है। अगला है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो किससे, तो उत्तर पूर्वी मानसून, वापसी होती मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है यही तो आती हैं, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा, अरब की खाड़ी शाखा, यही पूरे भारत में वर्षा करवाती है। तो दक्षिण पूर्वी मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा हमें प्राप्त होती है, 75% के लगभग में। दुमटी मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है। दुमटी मिट्टी में बालू के कण भी मिलते हैं, चिकना कण भी, पासु कण भी मिलते हैं, सभी प्रकार के कण मिलते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। 40 का आंसर डी हो जाएगा। 41 नंबर पर चलते हैं कि पौधों का सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। तो चिकनी मिट्टी में पौधों को सबसे अधिक पानी मिट्टी में मिल पाता है। चिकनी मिट्टी की जलधारण क्षमता अच्छी होती है, काली मिट्टी की भी जलधारण क्षमता अच्छी होती है। ओके, आगे चलते हैं। चिकनी मिट्टी में क्या है, 50% से कम गाद, 50% तक मृतिका व बालू की कुछ मात्रा पाई जाती है। ओके, 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किसमें बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो इसमें से क्या हो जाए, ऊपरी गंगा नहर तो उत्तर प्रदेश में है, और इसमें से आंसर हो जाएगा त्रिवेणी नहर। ये त्रिवेणी नहर कहाँ से निकाले, बिहार के क्षेत्र में होती है, गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। ऐसे गंगा नदी बहती है तो उसके बाएं तट से निकाली गई है। अगला है कि पश्चिमी चंपारण जिले में बहती है ये त्रिवेणी। नीचे दिए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। उच्च उत्पादन देने वाली बीज की किस्में, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन। तो 43 का क्या आंसर हो जाएगा, चारों ही सही हैं। ये सब हरित क्रांति के घटक हैं, हरित क्रांति से ये सब चीज़ें आई थी देश में। अगला है 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है। ये पूछा है आपसे, उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता कौन सा है। इसका हो जाएगा ई, यानी कि कुशल सिंचाई, कीटनाशक का प्रयोग, गुणवत्तापूर्वक बीज, उर्वरक का प्रयोग। इन सब चीज़ों से हम उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। वो जो था हरित क्रांति, वो इन्हीं कारणों से आया था। इंद्रधनुषी क्रांति क्या है, तो हरित क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति और लाल क्रांति, इन सबको मिला दोगे तो क्या बन जाता है, इंद्रधनुषी क्रांति। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। लाल, पीली, नीली, लाल सबको मिला के, भूरी, सुनहरी, रजत क्रांति, इन सबको मिला के। काली क्रांति संबंधित है किससे, तो कच्चा तेल के उत्पादन से काली क्रांति संबंधित है। ओके, और बाकी तो पता ही है। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, लाल क्रांति मांस और टमाटर का उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन का उत्पादन। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, तो उसमें से उत्तर प्रदेश टॉप पर है गेहूं उत्पादक राज्यों में। ओके, पहले 3 पर कौन कौन से आते हैं, यूपी, एमपी और पंजाब आते हैं गेहूं उत्पादक राज्यों में। इसके उत्पादन का क्रम जरूर याद रखना, जैसे इस बार चावल का उत्पादन पूछ लिया था बिहार में, तो इसलिए अगली बार कुछ भी पूछ सकता है। सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पर पैदा होता है, तो इनमें से आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ए। भारत के किन राज्य में गन्ना सबसे अधिक पैदा होता है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, बिहार और उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखो क्रम क्या दिया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा, पंजाब आते हैं, तो इसलिए इनमें सबसे सटीक आंसर ए हो जाएगा। 50 नंबर पर पहुँच गए हम लोग कि भारत में निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीनी का उत्पादन होता है। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, तो कश्मीर में केसर का उत्पादन होता है। जम्मू कश्मीर में करेबा नाम की मिट्टी होती है, जो हिमनद होते हैं उसके से बनती है, तो इसीलिए यहाँ पर केसर की सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा केसर कहाँ पर उपजता है, तो ईरान नाम का देश है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन होता है। भारत में जम्मू कश्मीर। 52 नंबर है कि निम्न में से नकदी फसल कौन सा नहीं है, तो नकदी फसल ज्वार जो है वो नकदी नहीं है, बाकी जूट, मूंगफली, गन्ना, ये तीनों कैश क्रॉप कहलाते हैं। ओके, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है खाद्यान्न फसलें, खाद्य फसलें, चावल, गेहूँ, मक्का, मोटे अनाज। गैर खाद्यान्न नकदी फसलें तिलहन, मूंगफली, रैपीसीड, सरसों, रेशेदार कपास, जूट, मेस्ता, ये सब होता है। बागवानी की फसलें जो बागान बनाकर लगाई जाती हैं।
भारत में कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं? तो इसमें क्या क्या हो जाएगा आंसर? मध्य प्रदेश और उड़ीसा है जो लौह अयस्क से सबसे ज़्यादा संपन्न है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बेलाडिया में किसका खनन होता है? तो बेलाडिया में किसका खनन होता है? हेमेटाइट, सीडेराइट, लिग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा हेमेटाइट जो लौह अयस्क होता है उसका सबसे ज़्यादा खनन कहाँ पर होता है? बेलाडिया में। बेलाडिया कहाँ पर है? पढ़ लेते हैं। बेलाडिया छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है, नक्सल प्रभावित जिला है, तो वहीं पर बेलाडिया का सबसे बड़ा खान है। हेमेटाइट, हेमेटाइट उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है, यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा इन सब में पाया जाता है। अब मैग्नेटाइट लौह अयस्क की प्राप्ति गोवा, कर्नाटक इन सब जगहों से होती है। झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं, कहाँ पर? तो ये झरिया में स्थित है, झारखंड में कोयला की खानें। ओके, धनबाद जिले में। देश का अधिकांश कोकिंग कोयला का भंडार यहीं पर है। 56 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? 67वीं बीपीएससी क्वेश्चन है। तो झारखंड में भूमिगत कोयले का बृहद स्तर पर दहन हो रहा है। झारखंड के झरिया क्षेत्र मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः। भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार कीजिए। निम्न कोटि के कोयला संचलन में बाधा, धुलाई संसाधनों की उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला का आयात पर बढ़ती निर्भरता, कार्य संचालन की कीमतें। कौन कौन से सही है स्टेटमेंट, ये आपसे पूछा है। तो 58 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर दिया है बी, यानी कि इसमें 1, 2, 3, 4 सारे ही सही हैं। भारतीय कोयला उद्योग के ये सारे समस्याएं हैं। 59 नंबर है कि भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ पर है? तो तेल भंडार है भारत में डिगबोई, असम में है, वहाँ पर सबसे पुराना तेल भंडार है। और ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। ब्रह्मपुत्र घाटी देश की सबसे पुरानी तेल घाटी कहलाती है। और तेल कहाँ पर मिलता है? जैसे कृष्णा कावेरी का डेल्टा जो क्षेत्र है उसमें भी तेल मिलता है। ओके, अगला है क्वेश्चन कि भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा का संकट कब हुआ था? तो 1970 से 1980 के दौरान भारत में तेल ऊर्जा का बहुत बड़ा संकट आया था। 61 है कि भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 1994 में कितनी थी? तो इसका हो जाएगा 243 किलोग्राम तेल के बराबर थी। ओके, उस समय का डेटा है ये। 2018-19 के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 0.6 टन तेल के बराबर है। समझ रहे हो ना? जो वैश्विक पर 1.8 टन का 1/3 है। वैश्विक पर तो और भी ज़्यादा है। अगला है कि निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक ऊर्जा का उत्पादन करता है? सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है, ये पूछा है आपसे। तो कर्नाटक राज्य सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है। और ये डेटा लेटेस्ट दिया है इसने 31 मार्च 2021 के हिसाब से। कर्नाटक टॉप पर है सौर ऊर्जा में, फिर राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना। इसको जरूर लिख के रख लेना, VVI क्वेश्चन है ये, आपसे पूछ सकता है फिर से इसको। अगला है कि भारत में राज्य विद्युत बोर्ड की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए। वित्तीय रुग्णता क्यों है इनके राज्य विद्युत बोर्डों की? कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय, प्रसारण व संवितरण हानियां काफ़ी ज़्यादा होती हैं, राज्य विद्युत बोर्ड के लिए वाणिज्यिक स्वायत्ता में कमी है। चौथा है कि राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्ड के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया है। तो 63 का क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। इन चारों ही कारणों से राज्य विद्युत बोर्ड की हालत खराब रहती है हमेशा। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो टिस्को है टाटा नगर में ही है, जमशेदपुर जिसको कहते हैं टाटा नगर, वहीं पर है टिस्को। ओके, 1907 में इसकी स्थापना की गई थी। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। 65 का क्या हो जाएगा आंसर? 65 का बी हो जाएगा। डालमिया नगर मुख्यतः सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर चीनी, कागज़, केमिकल आदि के भी उद्योग हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थानों से कहाँ पर तांबा उद्योग स्थापित है? तो तांबा उद्योग खेतरी में है। खेतरी राजस्थान में है, राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है ये। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अधीन यहाँ पर कॉपर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तारापुर परमाणु ऊर्जा ये महाराष्ट्र में है, देश का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र में से एक है। राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। हड़प्पा के समय में भी यहाँ पर से तांबा निकाला जाता था। 68 है कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजना है स्वर्णिम चतुर्भुज, जिसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना भी कहा जाता है। 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके माध्यम से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को सड़क मार्गों द्वारा जोड़ना था। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है किससे? तो राष्ट्रीय राजमार्ग के थ्रू ही 40% भारत में परिवहन होता है। सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग के थ्रू ही होता है 40%। 21-22 के अनुसार देश के राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 140,995 किलोमीटर। ओके, इतनी ज़्यादा लंबी है अभी देश की राष्ट्रमार्ग। 70 नंबर है कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पाल करती है? तो अटल टनल पाल करती है पूर्वी पीर पंजाल जो है, जब से सबसे ऊपर आता है काराकोरम, फिर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उसके बाद से पीर पंजाल आता है नीचे। तो पीर पंजाल जो श्रेणी है उसी में पूर्वी पीर पंजाल जो हिमाचल का भाग है वहीं पर अटल टनल बनाया जा रहा है। 9.02 किलोमीटर है। यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है।
अगला है निम्नांकित नंबरों की राजधानी ट्रेन से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है। तो सबसे अधिक दूरी जाती है आपकी त्रिवेंद्रम सेंट्रल से, जो चलती है दिल्ली से त्रिवेंद्रम सेंट्रल के लिए, वो अधिकतम दूरी जाती है 12,431। ये ट्रेन नंबर है, अधिकतम दूरी तय करती है। भारत की सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाली एक्सप्रेस गतिमान एक्सप्रेस है। अब इसको ट्रेन नंबर मत याद रखना, एक अंदाज़ा होना चाहिए कि दिल्ली से बेंगलोर ज़्यादा दूर है या त्रिवेंद्रम ज़्यादा दूर है या चेन्नई ज़्यादा दूर या डिब्रूगढ़ टाउन ज़्यादा दूर है, समझ रहे हो ना। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का प्रारंभ कब किया। स्पीड पोस्ट सर्विस को द्रुत डाक सेवा बोला इसने, तो 1986 में इसको शुरू किया गया था। ओके, द्रुत डाक सेवा। 73 पर चलते हैं कि भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष में हुआ था। तो इसका बोल दिया है कि भारत में 1850 में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कोलकाता में शुरू किया गया था। तो इसमें से कोई सा भी आंसर नहीं है। डायमंड हार्बर के भी शुरू किया गया था। 1881 में इंग्लैंड के ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड भारत में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, अहमदाबाद, कराची में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए थे और 1882 में टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना हो गई थी। इसलिए इसमें से कोई सा भी आंसर नहीं होगा। पाट अंचल अवस्थित है, तो पाट अंचल है झारखंड में। छोटानागपुर प्रदेश में अवस्थित है। ये ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटानागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है। तो झारखंड में है झुमरी तलैया। पहले अविभाजित भाग बिहार में ही था ये। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही आरोही क्रम क्या है। सही आरोही क्रम लगाना है आपको। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, सबसे बड़ा मध्य प्रदेश, उसके बाद आ जाएगा उत्तर प्रदेश, उसके बाद आ जाएगा आंध्र प्रदेश, फिर बिहार का क्रम आ जाएगा। मध्य प्रदेश 3,08,052 वर्ग मीटर है करीब में, उत्तर प्रदेश, उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश, फिर बिहार का स्थान आता है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है। 66वीं बीपीएससी प्री में पूछा था। ये इजी क्वेश्चन नहीं था क्योंकि ये सब करीब करीब के जिले थे एक साथ। तो कच्छ जिला है इनमें से जो सबसे बड़ा है। लेह लद्दाख 45,100 मीटर है। कच्छ है 45,674, देख लो कितना करीबी है। जैसलमेर 38 है और बाड़मेर 28,000 के करीब में वर्ग किलोमीटर है। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। असम जो नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्य हैं उन सब को टच करती है। ओके, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, सबको, सिक्किम को छोड़कर जो नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्य हैं उन सबको असम टच करता है। अगला है गद्दी लोक निवासी हैं कहाँ के। तो गद्दी हिमाचल प्रदेश के हैं। और गद्दी नृत्य भी होता है जो कहाँ का फेमस है, तो पंजाब का। गद्दी लोग निवासी कहाँ के हैं, हिमाचल के निवासी हैं। बोडो निवासी है कहाँ के, बोडो लोग गारो पहाड़ी पर रहते हैं। बोडो, ओके। बोडो जनजाति एक निर्जातीय और बहुभाषीय समुदाय है जो भारत के उत्तर पूर्वी के गारो पहाड़ी में निवास में पाई जाती है। और गारो खासी जनजाति किस पहाड़ी का भाग है, तो ये मेघालय पठार का भाग है। गारो जनजाति हैं कहाँ के, असम के, मणिपुर के, मिजोरम के, मेघालय के। तो 2011 की जनगणना के अनुसार गारो जनजाति मेघालय, असम, मिजोरम तीनों राज्यों में पाई जाती हैं। ओके, तीनों राज्य में। अतः उपयुक्त में से कौन सा विकल्प कोई सा भी संभव नहीं होगा। ई आंसर रहता तो मार देते। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितने मीटर तक है। तो बीपीएससी के बिहार के ज्योग्राफी से क्वेश्चन हो गया। इस सब को कंप्लीट किया हमने दृष्टि आईएएस के बिहार समग्र से। केबीसी नैनो का जो बिहार समग्र आता है उसको भी हमने चैनल पर कंप्लीट किया हुआ है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 6000 मीटर तक जब आप गंगा के मैदान में नीचे खोदते जाओगे तो आपको मिट्टी ही मिट्टी मिलेगी, समझ रहे हो ना। उसके बाद जाकर आपको पठारी प्रदेश या पहाड़ी भाग मिल सकता है, नीचे जमीन के नीचे। और एक चीज़ बता दूं, कुछ लोग टेस्ट सीरीज के लिए बोल रहे थे, आप ही मुझे बताना 2 महीने पहले बीपीएससी का प्री हुआ है, क्या 2 महीने के बाद किसी भी कोचिंग ने टेस्ट सीरीज लाया होगा, क्या नहीं लाया है। जो भी लोग आपको यूट्यूब पर टेस्ट सीरीज करा रहे हो, पुराने क्वेश्चन से कट कॉपी पेस्ट करके 10 पीस निकाले थे, 10 क्वेश्चन इस टेस्ट से, 10 क्वेश्चन उस टेस्ट से, और टेस्ट सीरीज के नाम पर करा रहे हैं। उससे अच्छा है कि प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो अच्छे से, जिससे उसमें आपके गलत ना हो। सब्जेक्ट रिवीजन करो, है ना। और क्या होता है कि जो प्रैक्टिस सेट कुछ आते हैं ना, जो आपने पहली बार भी किया होगा जीएस के लिए और करंट अफेयर के लिए, वही रिवाइज करके जाना इनफ होता है। टेस्ट सीरीज के चक्कर में मत पड़ो, नहीं आया है इस बार टेस्ट सीरीज कोई नया। 82 नंबर कर लिया हमने। 83 है कि भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। वाह नदी मतलब क्या होती है, बाह। सबसे बड़ा बाह किसका है, मतलब बहाव किसका है, तो गंगा नदी ही है। 2525 किलोमीटर लंबी है ये। गोदावरी 1465, नर्मदा 1312, महानदी 851 किलोमीटर लंबी है। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो सबसे बड़ा कानपुर शहर है आबादी के हिसाब से। इसकी आबादी ये देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ, फिर पटना, फिर वाराणसी, फिर इलाहाबाद आता है।
तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो कौन कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु तीनों एक ही जगह से निकलती हैं तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से। ओके, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर निकट चेमा युंगदुंग हिमनद से, सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राकसताल से, और सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है। ओके, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है मानस। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की अन्य प्रमुख सहायक नदियां हैं जयमोली, तीस्ता, कामेगा, सुबनसिरी, धनसिरी, बूढ़ी दिहांग, दिसांग और कोपिला। दिबांग नहीं, दिसांग। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सापू के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नाम से भी जानते हैं। दिहांग ब्रह्मपुत्र का ही अलग नाम है। निम्नलिखित की तुलना के आधार पर हिमालय नदी के प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। ये ब्लर बुक में ही था, मेरे कारण से नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। अधिकांश हिमालय नदियाँ बारहमासी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर है। तो ये सही है। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती हैं। तो प्रायद्वीपीय नदी कोई क्षरण वरण नहीं करती हैं। तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। प्रायद्वीपीय नदी का मार्ग निश्चित हो गया, एक खाई जैसी है, उससे वो बहती है, और जब वर्षा नहीं होती तो ये सूख जाती है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो ये नर्मदा नदी है जो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, और ऊपर विंध्य श्रेणी है और नीचे उसके सतपुरा की श्रेणी है, इनसे बीच होकर ये बहती है नर्मदा। ओके, कहाँ से निकलती है ये आपको निकलती है अमरकंटक के भाग से, जहाँ से सोन नदी निकलती है वहीं से ये निकलती हैं। विंध्य और सतपुरा के बीच से नर्मदा बहती हैं। ओके, और ये बंगाल की खाड़ी में अपना वहाँ अरब सागर अपना मुहाना बनाती हैं। पश्चिम की ओर वेस्टवर्ड प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी हैं? पश्चिम की ओर बात कर रहे थे, नर्मदा हो जाएगा, ताप्ती हो जाएगा। तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। राप्ती नदी नहीं बहती है। ओके, राप्ती घाघरा की सहायक नदी है। तो कहाँ पर जा रही है घाघरा? तो जा रही है ये आपको गंगा नदी मिल जाती है। कावेरी नदी कौन सी राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर कावेरी नदी गुजरती है। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है कावेरी नदी, केरल तमिलनाडु से होकर गुजरती है। सोन नदी, सोन, नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोन नर्मदा नदियों का उद्गम अमरकंटक से होता है, जबकि महानदी धमतरी के सिहवा पहाड़ी से निकलती है। तो इन दो का तो उद्गम एक ही है अमरकंटक, लेकिन महानदी अलग जगह से निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है। इसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है, यानी कि जो निकलती भी भूमि से है और भूमि में ही खत्म हो जाती है? ताप्ती, कृष्णा, लूनी, नर्मदा। तो लूनी है जो अपना मुहाना कहाँ बनाती है? कच्छ के रण में अपना मुहाना बनाती है, वहाँ तक जाते जाते विलुप्त हो जाती है ये। निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है किसने? तो कोसी सबसे ज़्यादा अपना नदी मार्ग बदलती है। अपने ही जो गाद होते हैं उसके कारण इसका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, फिर अगली बार मार्ग बदल देती है, इसीलिए बिहार में इतना ज़्यादा तबाही मचाती है कोसी नदी। दामोदर, कोयला, स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में किससे निकलती हैं? तो ये सभी निकलती हैं छोटा नागपुर पठार से। दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदी। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका कारण क्या है? तो स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन है, इसके कारण मौसमी विस्थापन यहाँ पर होता रहता है, अलग अलग मौसम बनते हैं। ओके, समझ रहे हो ना? मानसूनी मौसम इसी के कारण होता है क्योंकि स्थल और समुद्र के टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। समुद्र से एक बार हवाएं चलेंगी स्थल की ओर, एक बार स्थल से हवाएं चलेंगी समुद्र की ओर। अगला है कि आम्र वर्षा मैंगो शॉवर कौन सा है? तो कर्नाटक और केरल में अप्रैल महीने में त्वरित झंझावार से होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहते हैं, जबकि मई में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। ओके, मई में जो वर्षा होती है, क्योंकि इस वर्षा से आम के फल पकने लगते हैं। बंगाल और असम में अप्रैल मई में होने वाली त्वरित झंझावात की वर्षा को काल वैसाखी कहा जाता है, इसलिए कोई सा भी इनमें से सही नहीं होगा। 97 का ई आंसर हो जाता। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े विंटर के मौसम में बारिश मिलती है? तो तमिलनाडु है, जहाँ पर लौटता हुआ मानसून जो उत्तर पूर्वी मानसून होता है वो तमिलनाडु में यहाँ पर ठंड के मौसम में बारिश करवाता है, इसलिए चेन्नई वगैरह सब में ठंड के मौसम में कई बार बाढ़ आ जाती है। तमिलनाडु राज्य। चेरापूंजी अवस्थित है, तो चेरापूंजी मेघालय में है, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होता है विश्व का। अगला है कि बाढ़, भूकंप, सूखा और चक्रवात, इनसे कौन कौन सा प्रभावित रहता है, इनके बारे में बताना है आपको। तो इसको देख लेते हैं डायरेक्ट यहीं पर, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? बाढ़ से प्रभावित, इसमें देख लेते हैं, यहीं पर देख लेते। चलो, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। हिमालय का गिरिवर्त का क्षेत्र ये आपको भूकंप से प्रभावित रहता है। सूखा, तो मध्य पूर्वी भारत का क्षेत्र सूखा से प्रभावित रहता है। और झारखंड तथा उड़ीसा जो है ये चक्रवात से प्रभावित रहता है। तो क्या हो जाएगा? ए का 3 हो जाएगा, उसके बाद से बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी दिया है क्या? बी दिया है आंसर। ओके,
करेवास मृतिका जो जफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार है, उत्पादन के लिए उपयोगी है। तो अभी मैंने बताया था करेवा के बारे में, किसके लिए, तो ये कश्मीर में केसर के उत्पादन के लिए फेमस है। रेगर किसका नाम है, तो काली मिट्टी का ही नाम क्या है, रेगर मिट्टी भी कहते हैं। इसकी जल धारण क्षमता बहुत अच्छी होती है, ओके, और ये कपास के उत्पादन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। रेगर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में पाई जाती है रेगर मिट्टी सबसे ज़्यादा। 104 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। रेगर का नाम क्या है, तो ये काली मिट्टी का ही नाम है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है अति चराई द्वारा, वनोरोपण के द्वारा। वनोरोपण, अति चराई से मृदा अपरदन बढ़ जाता है, वनस्पति के उन्मूलन से भी मृदा अपरदन बढ़ जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया जाता है, तो ये इस साल का ही क्वेश्चन था। जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया जाता है। इसका आंसर सी दिया है। गंगा के मैदान को जियोसिंक्लाइन या भू अवनति गर्त के रूप में वर्णित किया जाता है। इसका मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में हुआ था निर्माण। गंगा के मैदान की पुरानी कछार मिट्टी क्या कहलाती है, तो इसको बांगर कहते हैं। पुरानी जो जलोढ़ होती है उसको बांगर कहते हैं, नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है, तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो नदियों द्वारा निर्मित होती है। पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं, नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है, तो अभी वन क्षेत्र का लगभग में, ये उस समय क्वेश्चन दिया है, अभी का पढ़ लेते हैं। ज्ञातव्य है कि बिहार में 7.84% और वर्तमान में भारत में वृक्षारोपण दोनों मिलाकर 24% के आस पड़ोस में है। समझ रहे हो ना, इसका आंसर ए नहीं होगा। ये उस समय 2001-2002 का क्वेश्चन है। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है, पर्णपाती वन से घिरा हुआ है, तो सर्वाधिक किसका है, तो मध्य प्रदेश का है। उसके बाद अरुणाचल आता है, एमपी के बाद अरुणाचल आता है, ओके, एमपी एपी अगला है। और यहाँ पर क्या दिया है कि पतझड़ वनों का सर्वाधिक विकास एमपी में है, उसके बाद पश्चात छत्तीसगढ़। देखो टोटल वनों में एमपी के बाद अरुणाचल आता है, पतझड़ वन की बात कर रहा है तो यहाँ पर एमपी के बाद छत्तीसगढ़ आता है। यहाँ पर एक करेक्शन किया है मैंने, इसको ध्यान रखना। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है किसमें, तो सी हो जाएगा मिजोरम। मैंने अभी बताया था, देखो क्षेत्रफल के हिसाब से एमपी टॉप पर है वनों में, लेकिन परसेंटेज में अगर निकालेंगे तो मिजोरम टॉप पर है। इसके 85% भाग पर वन फैला हुआ है, 85.53% पर। इसको जरूर ध्यान रखना। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करना। भारत में किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य को सबसे अधिक संख्या है, सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो 112 का हो जाएगा, मध्य प्रदेश में है। आंसर में दिया है तो देखते हैं, इसका दिया है यहाँ पर महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। दिसंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत के राज्यों में वन्यजीव अभयारण्य की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में 48 है, जबकि संघ राज्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 96 हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पर, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में मैंने नेशनल पार्क बोल दिया था, शायद नेशनल पार्क है एमपी में सबसे ज़्यादा, वो क्वेश्चन आएगा आगे तो कर लेंगे। वन्यजीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहा है तो ये महाराष्ट्र में सर्वाधिक है। वैसे देश में सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह 96 है। समस्त विश्व में तेंदुआ की सर्वाधिक आबादी भारत में है, इसकी अनुमानित संख्या कितनी है, तो अभी के हिसाब से भारत में लगभग 12,852 तेंदुआ होने का अनुमान है। भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। वर्ष 1991 से 2001 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर लगभग 21% थी। 10 की वृद्धि दर बोल रहा है 21% थी क्या। दूसरा स्टेटमेंट है कि वर्ष 1991 की अपेक्षा 2001 में पुरुष व महिला साक्षरता का अंतर बढ़ गया। ये उस समय का डेटा है, इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ रहे हैं क्योंकि 2011 का डेटा पूछता है, 1991 वाला नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो नगरीय जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या में लगभग 31% है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या में करीब 31% नगरीय जनसंख्या है, 68.8% जो है वो अभी भी ग्रामीण एरिया में निवास करता है। 116 पर आ गए। सारण सिंचाई नहर निकलती है कहाँ से, तो गंडक नदी से सारण सिंचाई नहर निकलती है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, तो अभी कुछ देर पहले पढ़ा था हमने, गंडक नदी से पानी आता है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है किन किन राज्यों का, तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का है भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का है। इसके अंतर्गत भाखड़ा और नांगल के पास 17 नदी पर 2 बांध का निर्माण किया गया है। 119 नंबर है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये सतलज नदी पर बना के यहाँ से एक नहर निकाला गया है राजस्थान के लिए। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है, तो ये कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। 120 का ए हो जाएगा। 121 है और क्या दिया है आगे, इस नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडाहू जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। कावेरी का उद्गम कहाँ से होता है मैंने पहले ही बता दिया, और इसके अपवाह क्षेत्र में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तीनों राज्य आते हैं।
पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है? तो ये 67वीं बीपीएससी में पूछा था। तो कृष्णा और गोदावरी नदी के एकीकरण से जुड़ी हुई है पट्टी सीमा परियोजना। ओके। 122 है कि हीराकुंड बांध तैयार किया गया था, तो ये महानदी पर है हीराकुंड बांध, और महानदी पर बनाई गई एक महत्वाकांक्षा परियोजना है। मैथौल, बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर स्थित हैं? तो ये सभी बराकर नदी पर स्थित हैं। मैथौन, बेलपहाड़ी और तिलैया बांध का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराकर पर दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया। दामोदर नदी पहले बंगाल का शोक था, तो उस नदी को बांधने के लिए उसकी सहायक नदियों को पहले बांधना पड़ा, तो उसके बाद ये दामोदर नदी अब बाढ़ कम लाती है बंगाल में। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि इसमें से वूलर भी है और लोकटक भी है, दोनों मीठे पानी की झील है। ये इसी 67वीं बीपीएससी में पूछा था। वीडियो पसंद आया तो जरूर इसको लाइक जरूर करना। 135 क्वेश्चन करीब में कर लिए हैं, 125 यहाँ पर, 110 पहले तो, और अगला है 175 तक हमें जाना है, 165 नंबर क्वेश्चन तक। मतलब कृषि में ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया, नहीं किया है, इसको करते हैं कि भारत में कौन सा कृषि वित्त एग्रीकल्चर फाइनेंस का स्रोत नहीं है? ये पूछा है आपसे। इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये तीनों ही एग्रीकल्चर फाइनेंस के स्रोत होते हैं। व्यापारिक बैंक भी एग्रीकल्चर लोन देते हैं, सहायक समितियां भी एग्रीकल्चर लोन देती हैं, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तो एग्रीकल्चर लोन देती ही हैं। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। कृषि में युग्म पैदावार का आशय डैश को उगाने से है, तो युग्म पैदावार का मतलब क्या होता है? विभिन्न मौसम में 2 फसल उगाना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? ये पूछा है आपसे। तो इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्र में गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि करना, जो पहले ही लाभान्वित हो गए उन्हीं क्षेत्रों में गेहूं चावल उत्पादन को बढ़ाना। अगला है कि इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना। उसके बाद है कि इसका अगला लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना। चौथा है कि इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के तथा शस्य उत्पादन का समाकलन करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4 सही है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो इसमें से कौन सा नकदी फसल में? तो गेहूं कैश क्रॉप नहीं है, ये खाद्यान्न उत्पादन के तहत आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 129 नंबर की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है किस चीज़ में? तो गेहूं के उत्पादन में। कभी हम गेहूं के आयातक थे, अमेरिका हमें सरी हुई गेहूं देता था, अब हम पूरी दुनिया को गेहूं निर्यात करते हैं। 130 नंबर है कि प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है? तो चावल है, चावल, गेहूँ, मक्का, ये है। दुनिया के 90% लोग यही खाकर जीते हैं, उसमें भी सबसे प्रमुख चावल ही है, भारत की तो है ही। 131 है कि भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम क्या है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा है, इसको भारत का चावल का कटोरा राज्य कहा जाता है। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल चावल ही है। भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से मूंगफली बताया है। ओके, यहाँ पर क्या लिखा है कि आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार भारत में 45.1 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र पर चावल, 31.6 मिलियन हेक्टेयर कृषि पर गेहूं का उत्पादन किया गया। इस प्रकार किसी क्षेत्र के अनुसार खाद्य फसल चावल प्रमुख है। तो इसका भी आंसर ए ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, इसका भी सी ही होना चाहिए, चावल ही होना चाहिए। ओके, चावल ही होना चाहिए, सी ही होगा इसका भी आंसर। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा सबसे बड़ा कपास उत्पादक। कहीं पर मैं कुछ मिस्टेक करता हूं तो इतने सारे क्वेश्चन कर पड़ता है, कोई आप आंसर बार बार पढ़ना पड़ता है, तो कोई मिस्टेक हो सकता है, ह्यूमन एरर तो होता ही है ना। तो आप उसको कमेंट कर दिया करें, आप अगर ध्यान से देखते हैं तो मैं उसको करेक्ट कर दूंगा। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक महाराष्ट्र है। अभी मैंने बताया सबसे ज़्यादा काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? महाराष्ट्र में। तो काली मिट्टी किसके लिए होता है? कपास के उत्पादन में बड़ा योगदान देती है। और भी चीज़ों का उत्पादन होता है, लेकिन कपास के लिए बहुत ही अच्छी होती है ये। तो स्टॉप पर है महाराष्ट्र, गुजरात, फिर तेलंगाना। ओके, गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में कौन सा है? गन्ने को घटते क्रम में बताना है। ओके, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक। ओके, आगे चलते हैं। और यहाँ पर ये 5 दिया हुआ है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी होती हैं? तो मूंगफली जो होती हैं ये शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी होती है। दालें वगैरह जो होती हैं ये शुष्क भूमि के लिए अच्छी फसल होती हैं। 137 है कि भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन केरल राज्य में होता है। ओके, यहाँ देश के रबर का कुल 75% का उत्पादन हो जाता है। एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोड और कोल्लम केरल के प्रमुख रबर उत्पादक जिले हैं। 137 नंबर कर लिया हमने। 138 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित कौन सा भारत का कौन सा राज्य रबर उत्पादन में अग्रणी है? तो फिर से वही क्वेश्चन आया है, तो केरल हो जाएगा इसका आंसर। भारत का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक और सबसे
भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है किसका? भारत विश्व में चाय एवं दाल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है। तो यहाँ पर दोनों ही हो जाएंगे, ई आंसर रहता तो मार देते, चाय और दाल का। ओके, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से, वैसे वर्तमान संबंध में इस प्रश्न का उत्तर दाल भी दिया है यहाँ पर, देखो पढ़ देता हूँ मैं, इसको पूरा पढ़ ही देता हूँ। FAO के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व में चाय का दूसरा, चीन पहला है, बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भी है। वहीं दूसरी तरफ भारत दाल के उत्पादन उपभोक्ता में प्रश्न काल से वर्तमान तक अग्रणी स्थान पर बना हुआ है। अतः वर्तमान संदर्भ में इस प्रश्न का उत्तर दाल हो सकता है। वर्तमान संदर्भ में अगर आर देखेंगे तो दाल हो सकता है। वैसे चाय और दाल दोनों का भारत सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है। सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है चाय का, कौन है सबसे बड़ा उत्पादक? तो चाय का है चीन, दूसरे नंबर पर भारत आता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो गिरनार पहाड़ी गुजरात में है। यहाँ कहाँ से चाय बागान हो जाएगा? चाय के लिए आपको चाहिए वर्षा और पहाड़ का ढलान, जिससे उसमें हवा बहुत अच्छे से लग सके। 141 नंबर पर चलते हैं। निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? ये पूछा है आपसे। तो पुलनेज है, ये कर्नाटक में नहीं है। बाकी ये चिकमंगलूर, कुर्ग और बाबा बुदान, ये तीनों ही कर्नाटक हैं। बाबा बुदान में लौह अयस्क भी पाया जाता है। तो ये तीनों जो हैं ये कर्नाटक में कॉफी उत्पादन के क्षेत्र हैं। अब पुलनेज के बारे में पढ़ लेते हैं। भारतीय कॉफी बोर्ड के अनुसार कर्नाटक के चिकमंगलूर, कोडुकूर, कुर्ग और केरल के वायनाड, त्रावणकोर, नेलिप में 35 क्षेत्र, तमिलनाडु के पुलनेज, तमिलनाडु में है पुलनेज, नीलगिरी, सेवरॉय, अन्नामलाई, ये सब क्षेत्र हैं कॉफ़ी उत्पादन के क्षेत्र, जहां भारत में सर्वप्रथम कॉफ़ी पौधे रोपित हैं। बाबा बुदान की पहाड़ी है कर्नाटक में, जहां सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। 142 है कि भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है किस चीज़ का? तो यहाँ पर आंसर दिया है चाय। प्रश्न काल में दिए गए विकल्पों में अनाज, पेट्रोलियम, पेट्रो रसायन भारत आयात और चाय का निर्यात करता था, जबकि 2021 में भारत के निर्यात में चाय की प्रतिशत हिस्सेदारी 0.2% या लगभग बराबर है। वर्ष 2020 में विश्व के चाय निर्यातक देशों में भारत का चतुर्थ स्थान था। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक किसका उत्पादन करता है? चाय का। बाकी इनमें से किसी का भी नहीं करता है। ओके, थोड़े बहुत अनाज का तो उत्पादन करता ही है। ये ऑप्शन सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है इसका। गेहूं वगैरह का हम निर्यात नहीं करते हैं क्या? करते ही हैं, चावल वगैरह का। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बिहार है। पश्चिम बंगाल है। दूसरे स्थान पर बिहार आता है। पटसन जूट को ही कहते हैं। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। वर्ष 2021 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में कुल 9.6 मिलियन गांठ जूट और मेस्ता उत्पादन का अनुमान है, जिसमें 7.6 मिलियन गांठ जूट मेस्ता का उत्पादन पश्चिम बंगाल में अनुमानित है। दूसरे क्रम पर बिहार का नाम आता है। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? तो बिहार दूसरे स्थान पर आता है, सेकंड पोजीशन पर। पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल आता है। बिहार में भी पूर्णिया राज्य जो है, वो पूर्णिया जिला जो है वो टॉप पर आता है। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट है एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 146 नंबर, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से लौह अयस्क उत्पादन किस में नहीं होता है? तो पंजाब में लौह अयस्क का उत्पादन नहीं होता है। ये जिस समय पूछा था उस समय तो झारखंड बिहार का ही भाग था। आगे चलते हैं। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? इसमें से कोई सा भी नहीं दिया, इसको पढ़ लेते हैं। इंडियन मिनरल बुक 2020 के अनुसार भारत में चांदी के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं राजस्थान और कर्नाटक। इनमें से कोई सा भी नहीं होगा। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका ई दिया है। तो वर्ष 2019 में भारत अवरख का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील, तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक चिली, जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक ऑस्ट्रेलिया था। तो इनमें से कोई सा भी नहीं होगा, इसका आंसर ई हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अबरक उत्पादन करता है? तो झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा अबरक का उत्पादन होता है। इंडिया मिनरल बुक 2004 के अनुसार भारत में अबरक के 3 प्रमुख उत्पादक राज्य थे। पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा झारखंड। लेकिन 2020 के अनुसार झारखंड टॉप पर है। अबरक उत्पादन केवल आंध्र प्रदेश में हो रहा है। इंडिया मिनरल बुक 2020 के अनुसार अबरक उत्पादन केवल आंध्र प्रदेश में हो रहा है, जबकि आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र और बिहार क्रमशः अबरक के बड़े भंडार के राज्य हैं। ओके, तो इसमें से इसका आंसर दिया है झारखंड। इसमें से झारखंड दिया है क्योंकि उस समय के हिसाब से इसने झारखंड दिया है, क्योंकि मध्य प्रदेश, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर में नहीं होता था। आज के हिसाब से आंध्र प्रदेश है टॉप पर अबरक उत्पादन में। 150 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में खनिज उत्पादन समृद्ध राज्य पहचानिए। तो उस समय के हिसाब से बिहार था, आज तो नहीं है। बिहार के अलग करके दिया है, झारखंड को अलग कर दिया, तो हमारे पास खनिज सारे चले गए। छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। कोयला उत्पादन राज्यवार घटता क्रम बताना है। यहाँ पर बुक में ब्लर था, तो इसका हो जाएगा बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। 1999 क्वेश्चन है।
2019 के अनुसार यहाँ पर पढ़ते हैं तो सबसे पहला है छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर झारखंड। पहला कौन सा? छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर झारखंड 2019 के हिसाब से। कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? तो कोरबा है छत्तीसगढ़ में। हसदेव नदी बेसिन क्षेत्र में अवस्थित है। हसदेव वन को लेकर अभी बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा था, इसलिए इसको जरूर याद रखना। अगला है कि पश्चिमी सिंहभूम स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? चिड़िया के बारे में पूछा है। 67वीं बीपीएससी 2022 का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा लौह अयस्क खनन क्षेत्र है चिड़िया। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया खान की विशेषता है लौह अयस्क का खनन। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम प्राप्त किया जाता है पिच ब्लेंड से। 154 कर लिया हमने। 155 नंबर पर चलते हैं कि भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? हाइड्रो पावर स्टेशन। तो ये शुरू हुआ था शिव समुद्रम कर्नाटक में। कर्नाटक में 1902 ईस्वी में पनबिजली को शुरू किया गया था शिव समुद्रम पर। 156 है कि भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर दिया है सी कि भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का योगदान 1% से कम है। यही इसमें गलत दिया है। ओके, भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का योगदान 1% से अधिक है। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी जो है, जो सोलर है या विंड एनर्जी है, इन सब का जो है वो 1% से ज़्यादा है, जबकि इसने बोला कि 1% से कम है। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए जाते हैं। इस उद्योग की ऐसी अवस्थिति का प्रमुख कारण क्या है? लौह इस्पात संयंत्र जो है वो पश्चिमी तट से संबंधित हैं सारे। तो पूछा है उसका कारण क्या है? तो उसका कारण क्या है कि गोवा और मध्य प्रदेश के कुछ भाग में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेप का मिलना और इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा है, इसीलिए इस क्षेत्र में अवस्थित है, और कुछ भी नहीं है। क्या क्वेश्चन था कि भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं और इस उद्योग के ऐसी अवस्थिति का प्रमुख कारण यही है कि गोवा और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तर श्रेणी के लौह निक्षेप मिलते हैं। कर्नाटक में भी अच्छा लौह निक्षेप मिलता है। 158 है कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? तो 64 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उनकी लंबाई करीब में 40,000 किलोमीटर है। 2001-2 के अनुसार 40,000 थी और वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 1,40,995 किलोमीटर है एनएच की लंबाई। 159 है कि भारत में सबसे पहले रेल मार्ग कहाँ तैयार हुआ था? कब तैयार हुआ था? तो 1853 ईस्वी में, आपको पता होगा, डलहौजी के समय में रेल मार्ग तैयार हुआ था, जिस पर 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के तत्कालीन बॉम्बे से थाने के बीच में पहली ट्रेन चलाई गई थी। बॉम्बे से थाने के बीच में। अगला क्वेश्चन है कि बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच दूरी कितनी होती है? बड़ी लाइन जो होती हैं उनके दो पटरियों के बीच दूरी कितनी होती है? 5.5 फीट की दूरी होती है। मीटर गेज के मध्य 1 मीटर की दूरी होती है। चौड़ी या बड़ी लाइन के मध्य 1.676 मीटर या 1.1676 मीटर की होती है। छोटी लाइनों में 762 मिलीमीटर या 610 मिलीमीटर की दूरी होती है मात्र। मारमुगोवा पत्तन स्थित है, तो ये कहाँ पर है? मारमुगोवा, ये गोवा में, गोवा का पत्तन जो है उसको मारमुगोवा पत्तन कहा जाता है। 162 नंबर है कि भारत का 13वां बंदरगाह, प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो 162 का क्वेश्चन है, आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर दिया है सी, यानी कि महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। इसको पढ़ देता हूं मैं कि भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया जाने का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिया था और ये वाधावन बंदरगाह है। अब इसकी अवस्थिति जरूर देख लेना। क्यों? क्योंकि आपको उत्तर से दक्षिण मैचिंग के लिए दे देगा। तो मुंबई पोर्ट जो है उससे ठीक ऊपर गुजरात के सीमा के पास कौन सा है? वाधावन बंदरगाह है। ज्योग्राफी ऐसे ही पढ़ी जाती है, मैप के साथ देख लेना कि वाधावन बंदरगाह कहाँ पर है। खासतौर से अगर आपको यूपीएससी देना हो तो जरूर देख लेना। और बंदरगाह महाराष्ट्र में दाहुन के निकट स्थित है। इस परियोजना का अनुमानित लागत इतना करोड़ है, इसको मत याद रखना। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है, तो ये कहाँ पर है? गुड़गांव में है। दिल्ली के लोग यहाँ पर घूमने जा सकते हैं, बड़ा सुंदर है ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, हरियाणा के गुड़गांव में है। 164 नंबर है कि अंटार्कटिका में भारत की तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? तो उसका नाम था भारती, भारती नाम था। दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र था। इसकी स्थापना 1883-84 में की गई थी। भारत ने अपने दूसरे अनुसंधान केंद्र मैत्री की स्थापना 1889 से 89 में की और 1988 से 1989 में की और भारती की स्थापना 2012 में की गई थी। 164 के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। 165 नंबर पर चलते हैं। उससे पहले मैं बता रहा हूँ, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और चैनल पर बहुत कुछ चल रहा है, आप एक बार प्लेलिस्ट एक्सप्लोर कीजिए, बहुत कुछ आपको मिलेगा। बीपीएससी के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ मैं। ओके, 165 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? कैम्बे की जो खाड़ी है वहाँ पर प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है।
कच्छ की खाड़ी मलवन के क्षेत्र, लक्षद्वीप और मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार, इन सब में पाई जाती है। 175 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट हो गया प्रीवियस ईयर के। इससे बाहर के ज्योग्राफी के क्वेश्चन आने की उम्मीद कम होती है, इसलिए ध्यान से इसको जरूर पढ़ के जाना। 2 बार 3 बार वीडियो को देखोगे तो समझ में आ जाएगा। वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर देना कमेंट करके। अगला हम लोग साइंस का शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।